So hello students, now today we are going to start part C in R2 एग्जाम 2023। तो पार्ट ए और पार्ट बी को हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम पार्ट सी पर फोकस कर रहे हैं। अब इसके कुछ इंस्ट्रक्शन जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि पार्ट सी का हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, 10 मार्क्स का होगा। और चूंकि ये क्वेश्चंस के जो आंसर है हमें इसको थोड़ा सा लेंदी लिखना होगा, क्योंकि इसमें क्या है मार्क्स भी कितने 10 मार्क्स का है। तो 10 मार्क्स के हिसाब से हमको इसको 3 से 4 पेज तक इसको लिखना होता है। अब चूंकि इसमें स्टूडेंट ऑप्शनल केस होते हैं, ऑप्शनल केस कैसे कि इसमें क्वेश्चन 5 होते हैं और 5 क्वेश्चन में से हमें कोई 3 क्वेश्चन को करना होते हैं। तो इस चॉइस होती है आपके पास। सो अब हम स्टार्ट करेंगे। सो स्टूडेंट, पार्ट सी का फर्स्ट क्वेश्चन अब हम स्टडी करने जा रहे हैं। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन इम्पल्स एंड रिएक्शन टरबाइन? डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ पर्सन्स रिएक्शन टरबाइन विथ नेट स्केमेटिक डायग्राम। सो स्टूडेंट, इम्पल्स टरबाइन और रिएक्शन टरबाइन क्या होता है और उसके बिहाफ पर हम उसके यहाँ पर डिफरेंस की स्टडी करेंगे। देन उसके बाद में हम बात करेंगे पर्सन्स रिएक्शन टरबाइन क्या है और उसके डायग्राम के थ्रू हम उसका स्टडी करेंगे। सो ये हमारा डिफरेंस है इम्पल्स टरबाइन के लिए और रिएक्शन टरबाइन के लिए। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इम्पल्स टरबाइन क्या होता है और रिएक्शन टरबाइन क्या होता है। इफ द इनलेट ऑफ द स्टीम इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, दैट टरबाइन इज कॉल्ड इम्पल्स टरबाइन। दैट मीन्स कि इम्पल्स टरबाइन में खाली काइनेटिक एनर्जी को कंज्यूम किया जाता है मूविंग ब्लेड्स के थ्रू। बट जब हम बात करते हैं रिएक्शन टरबाइन की, तो रिएक्शन टरबाइन क्या होता है? इफ द इनलेट ऑफ द स्टीम इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज प्रेशर एनर्जी, मतलब यहाँ पर जो मूविंग ब्लेड है वो काइनेटिक एनर्जी को तो कंज्यूम करता ही करता है, साथ साथ में वो प्रेशर एनर्जी को भी कहीं ना कहीं इंड्यूस्ड करता है। तो उस तरह की टरबाइंस को हम रिएक्शन टरबाइन कहते हैं। अब इसके कुछ डिफरेंस है, इससे यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि इम्पल्स टरबाइन और रिएक्शन टरबाइन से कैसे अलग अलग है। सो अगर बात करते हैं इम्पल्स टरबाइन की, सो स्टीम फ्लो थ्रू द नोजल एंड स्ट्राइक ऑन मूविंग ब्लेड। जैसे कि आप जानते हैं कि इम्पल्स टरबाइन में सबसे पहले क्या होता है कि स्टीम फ्लो करती है, क्योंकि जो बॉयलर से जो हाई प्रेशर की स्टीम होती है वो स्टीम नोजल के थ्रू फ्लो करके कहाँ पर स्ट्राइक करती है? मूविंग ब्लेड पर। तो वो काइनेटिक एनर्जी को कंज्यूम करता है, तो वो टरबाइन होती है आपकी इम्पल्स टरबाइन। और जगह हम बात करें रिएक्शन टरबाइन की, द स्टीम आफ्टर द नोजल फ्लो, जब स्टीम नोजल फ्लो से जाने के बाद गाइड मैकेनिज्म के थ्रू जब वो मूविंग ब्लेड पर स्ट्राइक करती है, तो वो टरबाइन होती है आपकी रिएक्शन टरबाइन। मतलब इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो इसमें जब स्टीम आपके मूविंग ब्लेड में स्ट्राइक करेगी तो उसमें एक इम्पल्स इफेक्ट भी होगा, दैट मीन्स उसमें काइनेटिक एनर्जी भी कंज्यूम होगी और उसके साथ साथ में एक रिएक्शन फोर्स इंड्यूस्ड होगा, जिसके कारण इसको हम बोलते हैं रिएक्शन टरबाइन। मतलब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी दोनों क्या होंगे? आपके कंज्यूम होंगे। अब सेकंड जो डिफरेंस है, स्टीम प्रेशर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग फ्लो इन मूविंग ब्लेड। अब इसमें जो स्टीम का जो प्रेशर होता है इसमें मूविंग ब्लेड्स में वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। क्यों कांस्टेंट होता है? क्योंकि अगर मैं इसके शेप की बात करूं तो इसका शेप कैसा होता है? बिल्कुल इस तरह होता है, सिमेट्रिक ब्लेड्स होती है। तो सिमेट्रिक ब्लेड्स होने के कारण इसके बीच में जो फ्लो होता है वो स्टीम का वो किस तरह होगा? एक कांस्टेंट फ्लो होगा। ठीक है। तो स्टीम प्रेशर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द फ्लो इन मूविंग ब्लेड। अगर हम बात करते हैं रिएक्शन टरबाइन, तो रिएक्शन टरबाइन में क्या होता है स्टूडेंट कि आपका जो फ्लो होता है स्टीम का, अब यहां पे आप देख रहे हैं ब्लेड्स, तो ब्लेड एक तरह से सिमेट्रिक ब्लेड्स नहीं है, तो इसके कारण इसमें क्या होता है, इसका जो शेप होता है ब्लेड्स का कन्वर्जिंग टाइप शेप होता है, जिसके कारण प्रेशर रिड्यूस एज स्टीम फ्लो थ्रू मूविंग ब्लेड। तो इसके कारण क्या होता है कि जो प्रेशर का ड्रॉप होता है किसमें? मूविंग ब्लेड्स में। क्योंकि इसमें जो शेप कैसा होता है, इस तरह का सिमेट्रिक शेप में होता है, तो जिससे आपका प्रेशर क्या होता है? कांस्टेंट होता है। बट इसमें सिमेट्रिक शेप ना होने की बजाय अनसिमेट्रिक शेप होता है, जिसके कारण स्टीम का जो फ्लो होता है, तो इसमें स्टीम का जो फ्लो और उसका जो प्रेशर होता है वो एक जैसा ना रहते हुए अनइवन रहता है। तो इसके लिए प्रेशर का इसमें क्या होता है? ड्रॉप होता है। और उसके बाद इसमें ब्लेड्स क्या होती है? सिमेट्रिकल होती है, और इसमें ब्लेड्स क्या होती है? नॉन सिमेट्रिक होती है। ठीक है। और नंबर ऑफ स्टेजेस रिक्वायर आर लेस। अब जब इम्पल्स टरबाइन की बात करते हैं तो यहाँ पर नंबर ऑफ स्टेज टरबाइन की जरूरत कम होती है। और जब हम बात करते हैं रिएक्शन टरबाइन,
क्योंकि हाई एफिशिएंसी वाली टरबाइन होती है। सो मोर नंबर ऑफ स्टेजेस ऑफ फिक्स ब्लेड्स एंड मूविंग ब्लेड्स रिक्वायर। तो इसमें कॉम्बिनेशन होता है फिक्स ब्लेड के साथ साथ में मूविंग ब्लेड्स का, तो इसमें नंबर ऑफ स्टेजेस ज़्यादा होती है किसमें, रिएक्शन टरबाइन में। उसके बाद हम बात करें इम्पल्स टरबाइन के रिलेटिव वेलोसिटी। तो रिलेटिव वेलोसिटी इसमें क्या होती है, कांस्टेंट होती है, ठीक है। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, इसमें कांस्टेंट होगी, बट इसमें क्या होगा, अनसिमेट्रिक शेप के कारण और उसके जब स्टीम का जो फ्लो होगा वो जब स्ट्राइक करेगी किस पे, ब्लेड्स पे, तो इसमें क्या होगा, ब्लेड पे स्ट्राइक करने के बाद इसमें एक रिएक्शन फोर्स भी लगेगा, तो इसमें जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो रिलेटिव वेलोसिटी इंक्रीजेस व्हाइल ग्लाइडिंग ऑन मूविंग ब्लेड। तो मूविंग ब्लेड पे स्ट्राइक होने के बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होते रहेगी। तो ये हो गया आपका 5th नंबर का डिफरेंस। अब ब्लेड पेसेज की बात करें तो ब्लेड पेसेज एरिया इज कांस्टेंट, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि ब्लेड पेसेज का जो एरिया होता है वो कैसा रहेगा, इसमें इंपल्स में कांस्टेंट रहेगा, और यहाँ पर कैसा रहेगा, ब्लेड पेसेज एरिया वेरिंग कन्वर्जिंग टाइप, जैसे कि आप देख पा रहे हो। उसके बाद नेक्स्ट इसका डिफरेंस है कि सूटेबल फॉर स्मॉल पावर डिमांड, जहाँ पर कम पावर डिमांड हो वहाँ पर ये सूटेबल होती है इम्पल्स टरबाइन, लेकिन सूटेबल फॉर मीडियम एंड हाई पावर डिमांड, जहाँ पर पावर की ज़रूरत सबसे ज़्यादा होती है तो वहाँ पर हम रिएक्शन टरबाइन का यूज़ करते हैं। और जहाँ तक स्पेस की बात करें तो इम्पल्स टरबाइन का जो एरिया होता है ये कम लेता है, ऑक्यूपाई लेस स्पेस, और ये मोर स्पेस रिक्वायर, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ स्टेजेस ज़्यादा होती है, इसके कारण इसका एरिया भी ज़्यादा होता है। और एफिशिएंसी की बात करें तो स्टूडेंट इम्पल्स टरबाइन की जो एफिशिएंसी होती है वो कम होती है, और अगर हम रिएक्शन टरबाइन की बात करें तो इसकी एफिशिएंसी भी ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ स्टेजेस हम यहाँ पर ज़्यादा कंसीडर करते हैं। उसके रीज़न के कारण यहाँ पर उसकी एफिशिएंसी भी क्या होगी, कंपेरेटिवली इम्पल्स के कंपेयर में ये ज़्यादा होगी, ठीक है। अब अगर इसकी कंस्ट्रक्शंस की बात करें तो कंस्ट्रक्शन जो आपका इम्पल्स टरबाइन जो होता है उसका कंस्ट्रक्शन बिल्कुल सिंपल होता है और इकोनॉमिकली होता है। और अगर हम बात करें रिएक्शन टरबाइन की तो अनसिमेट्रिक ब्लेड्स के कारण इसका कंस्ट्रक्शन जो होता है कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है और ये थोड़ा एक्सपेंसिव भी होता है। तो इस तरह हमने इसके डिफरेंस यहाँ पर स्टडी कर लिए कि इम्पल्स टरबाइन क्या होता है और रिएक्शन टरबाइन क्या होता है। अब इसके बाद हम जब नेक्स्ट जो डिस्कस करेंगे वह है आपका पार्सन्स रिएक्शन टरबाइन डायग्राम के थ्रू। सो बात करते हैं, यह है आपकी रिएक्शन टरबाइन। तो पार्सन रिएक्शन टरबाइन से पहले हमको ये समझना होगा कि रिएक्शन टरबाइन की वर्किंग कैसे होती है। अब देखिए स्टूडेंट, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि रिएक्शन टरबाइन होता क्या है। इफ द इनलेट ऑफ स्टीम इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज प्रेशर एनर्जी देन टरबाइन इज कॉल्ड रिएक्शन टरबाइन। ऐसी टरबाइन जिसमें हमको काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी दोनों का क्या होता है, मूविंग ब्लेड्स पर कंजम्पशन होता है, उस टरबाइन को हम क्या बोलते हैं, रिएक्शन टरबाइन। अब इसका स्कीमेटिक डायग्राम है, यहाँ से हम इसको क्लियर कर सकते हैं। जैसे कि ये आपका रोटर है, इस रोटर पर माउंटेड है आपके मूविंग ब्लेड्स। तो ये पोर्शन और ये पोर्शन ये आपका जो कनेक्टेड है किससे, रोटर से, और ये इसको बोलेंगे हम मूविंग ब्लेड्स। और ये जो केजिंग से कनेक्टेड है, इससे थोड़ा जो क्लियरेंस है तो इसको बोलेंगे आप फिक्स ब्लेड बोल सकते हैं या गाइड ब्लेड बोल सकते हैं। आप फिक्स ब्लेड और गाइड ब्लेड का या तो फिक्स ब्लेड बोले या गाइड ब्लेड बोले, तो इसका मेन फंक्शन क्या होता है, इसका मेन फंक्शन ये होता है कि स्टीम को एक एक्यूरेट पाथ प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब हम बात करें स्टूडेंट मूविंग ब्लेड्स की, तो यहाँ पर जो मूविंग ब्लेड्स हैं वो रोटर के साथ कनेक्टेड कितनी है, 1, 2 और ये 3, और ये आपकी फिक्स ब्लेड। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि अगर मैं इसका डायग्राम की बात करूँ, इसके स्कीमेटिक डायग्राम में, तो अगर इसके जो ब्लेड्स का शेप देखूँ तो इसका ब्लेड का शेप गाइड ब्लेड्स या फिक्स ब्लेड का जो शेप होता है वो इस तरह होता है। और हमारा जो मेन फोकस है जिसको हमको स्टडी करना है वो है आपका मूविंग ब्लेड्स। तो मूविंग ब्लेड का शेप इस तरह होता है। तो देखिए मैं इसको थोड़ा लार्जर करके यहाँ पर बना दिया हूँ, तो ये आपका लार्जर शेप, तो ये किसका है, मूविंग ब्लेड का। अब स्टूडेंट एक चीज़ तो आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो शेप है किस तरह है, ये इस तरह है और ये इस तरह है, और ये मूविंग ब्लेड। तो आप क्या देख रहे हो कि ये कन्वर्जेंस शेप है, किस तरह का है शेप है, कन्वर्जेंस शेप है। मतलब ये जो एरिया है यहाँ पर लार्जर है और यहाँ पर क्या है, रिडक्शन है। तो पहले तो ये भी बताना चाहूँगा कि ये जो ब्लेड्स हैं इसमें सिमेट्रिक नहीं होती है, दैट मीन्स कि इसमें जो स्टीम का जो फ्लो है मूविंग ब्लेड पर, तो इसमें जो प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए, वो कांस्टेंट ना होते हुए यहाँ पर प्रेशर क्या करेगा, वेरी करेगा, क्योंकि ये इसका जो शेप क्या है, कन्वर्जन
शेप है। अब जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ से जो स्टीम आपकी आएगी तो ये इस तरह यहाँ से फ्लो होके जाएगी। यहाँ से भी आप देख सकते हो कि ये स्टीम इस तरह फ्लो होगी, ये इस तरह फ्लो होगी और यहाँ से एक्सपांड होके बाहर निकलेगी। ये इनलेट है और ये आपका आउटलेट है। तब एक डायग्राम के यहाँ पे एक बोल सकते हैं कंपाउंडिंग डायग्राम के थ्रू हम यहाँ समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो स्टीम है वो इस तरह जाएगी, फिर यहाँ पे आएगी, फिर इस तरह आएगी। तो आप देख रहे हो कि प्रेशर एक जैसा सेम नहीं है, वेरी कर रहा है। तो प्रेशर वेरी कहाँ कर रहा है? मूविंग ब्लेड्स में कर रहा है। अब जैसे कि आपको ऑलरेडी मैं इम्पल्स टरबाइन में भी जो बता चुका हूँ पहले, इसी क्वेश्चन में जब हमने इम्पल्स टरबाइन में कंपाउंडिंग करी थी तो वहाँ पे हमने देखा था कि आपके पास जो बॉयलर से जो स्टीम निकलती है वो कैसी होती है स्टूडेंट? हाई प्रेशर स्टीम होती है। हाई प्रेशर स्टीम होती है तो आप देखते हो कि यहाँ पर उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। अब चूंकि ये स्टीम अगर फिक्स ब्लेड या गाइड ब्लेड से निकलती है तो आप क्या देखते हो कि इसका एकदम से प्रेशर ड्रॉप हो जाता है, क्योंकि गाइड ब्लेड या फिक्स ब्लेड एज ए नोजल का काम यहाँ पर कर रहा है। तो आप देखते हो नोजल में प्रेशर क्या होता है? ड्रॉप होता है। फिर इस यहाँ पे कांस्टेंट है। फिर मूविंग ब्लेड में अगेन ये क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है। क्या? प्रेशर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि कन्वर्जिंग शेप होने के कारण यहाँ पर प्रेशर में ड्रॉप होगा। और जैसे कि आपको मैं बताना चाहूँगा कि इम्पल्स टरबाइन में आपका जो शेप ब्लेड्स का था वो इस तरह था, तो इसके कारण यहाँ पे जो शेप इस तरह होने के कारण जो उसका एरिया था वो कैसा था? कांस्टेंट था। तो उसके कारण प्रेशर क्या होता था? आपका कांस्टेंट होता था। लेकिन यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट न होने की बजाय यहाँ पर प्रेशर में क्या होगा? ड्रॉप होगा। फिर अगेन ये जाएगी किसमें? फिक्स ब्लेड में। यहाँ पे प्रेशर ड्रॉप होगा, फिर यहाँ तक रहेगा। फिर उसके बाद अगेन यहाँ पे मूविंग ब्लेड्स में फिर प्रेशर ड्रॉप होगा, फिर इस तरह रहेगा। फिर यहाँ पर मूविंग ब्लेड पे जाएगी, प्रेशर ड्रॉप होगा इस तरह। फिर यहाँ पे मतलब जैसे फिक्स ब्लेड, फिर मूविंग ब्लेड में प्रेशर यहाँ पर ड्रॉप हुआ। तो देखिए आप प्रेशर जो हाई प्रेशर था और यहाँ तक आते आते इसमें प्रेशर में क्या हो गया? आपका प्रेशर जो आउट हुआ तो ये पूरी तरह से क्या हो गया? ड्रॉप हो गया। अब जो तो बात करी हमने प्रेशर की, अब स्टूडेंट अगर हम बात करते हैं इसमें वेलोसिटी की, तो जैसे कि जानते हैं कि अगर आपकी गाइड ब्लेड या एक तरह से नोजल का काम करता है, तो गाइड ब्लेड्स में क्या होता है, नोजल में क्या होता है कि वो वेलोसिटी को एकदम से क्या कर देता है? इंक्रीज कर देता है। जैसे कि यहाँ पर ये जो वेलोसिटी है ये इसकी एब्सोल्यूट वेलोसिटी है। अब ये जो वेलोसिटी यहाँ से गाइड ब्लेड से गई थी ये एकदम से प्रेशर को तो ड्रॉप किया ही किया, लेकिन इसने वेलोसिटी को एकदम से क्या कर दिया? मैक्सिमम कर दिया। देन उसके बाद फिर वापस ये मूविंग ब्लेड में आया। अब मूविंग ब्लेड में ये वेलोसिटी को इसने कंज्यूम किया। अब देखिए इसको यहाँ पे मैं एक लार्जर डायग्राम से थोड़ा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। अब जैसे कि आपको दिख रहे कि दो अनसिमेट्रिक ब्लेड्स है और ये दोनों ब्लेड्स किसके हैं स्टूडेंट? ये मूविंग ब्लेड्स के ये मूविंग ब्लेड्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे स्टीम है वो आपकी स्टीम क्या होगी कि ये आपकी जो मूविंग ब्लेड्स है, जैसे कि मान लो ये एब्सोल्यूट वेलोसिटी है, कोई v1 हो सकती है। जब ये यहाँ पर जाएगी तो स्वाभाविक है कि ये इस ब्लेड पर क्या करेगी? स्ट्राइक करेगी। जैसे कि इसने इस ब्लेड पर स्ट्राइक किया। क्यों? क्योंकि ये जो वेलोसिटी जो स्टीम की है वो इस तरह से जाते हुए ये इनलेट, ये इसका इनलेट पार्ट है और ये इसका आउटलेट पार्ट है। तो स्टीम यहाँ से होते हुए इधर जाएगी, तो ये आउटलेट पोर्ट है, ये कौन सा है? आपका आउटलेट है, और ये क्या है? इनलेट। अब जैसे कि स्टीम यहाँ पर स्ट्राइक करेगी, जैसे इसको स्टीम स्ट्राइक करेगी तो स्वाभाविक बात है कि ये इसमें एक इम्पल्स इफेक्ट जनरेट होगा। क्यों? क्योंकि ये v1 है, ये एब्सोल्यूट वेलोसिटी v1 है। अब ये जब यहाँ पर स्ट्राइक करेगी तो आपने क्या देखा कि यहाँ पर तो वेलोसिटी बहुत ज़्यादा थी। अब जब इस पर स्ट्राइक करी तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी क्या हो गई? कम हो गई। तो इसने वेलोसिटी को क्या किया? कंज्यूम किया। तो ये वेलोसिटी यहाँ पर क्या हो गई? लो हो गई। तो ये वेलोसिटी को यहाँ पे इसने क्या करा? कंज्यूम किया, ठीक है। अब इससे क्या होगा? इसमें एक ये जो ब्लेड्स हैं वेलोसिटी कंज्यूम करने के बाद ये ब्लेड्स रोटेट करने की कोशिश करेगी, और रोटेट करने की कोशिश करने के बाद अब इसमें क्या होगा? एक इम्पैक्ट, जैसे कि ये एक तो है आपका इम्पल्स इफेक्ट, जिसको आप बोलोगे ये कौन सा इफेक्ट? इम्पल्स इफेक्ट, इम्पल्स इफेक्ट या इम्पल्स इफेक्ट या इम्पल्स फोर्स बोलोगे। इम्पल्स फोर्स जनरेट हुआ। अब उसके थ्रू यहाँ पर क्योंकि अनसिमेट्रिक ऑफ ब्लेड्स, अनसिमेट्रिकलिटी ऑफ ब्लेड्स या यूँ बोल सकते हैं कन्वर्जेशन शेप ऑफ ब्लेड, तो यहाँ पर एक रिएक्शन फोर्स भी डेवलप होगा। ये रिएक्शन फोर्स डेवलप होगा जिसको आप बोलोगे इस रिएक्शन फोर्स के कारण। अब इसको आप बोल सकते हो कि ये हो गई आपकी रिलेटिव वेलोसिटी v1, आप इसको बोल सकते हो vr1, ये रिलेटिव वेलोसिटी vr1 हो गई। अब चूंकि ये जब इसको रिएक्शन फोर्स एक्ट करेगा तो इसकी जो स्पीड होगी वो बहुत ज़्यादा तेज हो जाएगी। तो यहाँ पर एक आपको वेलोसिटी मिलेगी, वो मिलेगी आपको vr2, क्योंकि vr2 में इसकी स्पीड क्या होगी? बहुत ज़्यादा हो जाएगी।
तो आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पर जो इफेक्ट होता है उसको बोलोगे आप रिएक्शन इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट? रिएक्शन इफेक्ट। और ये जो इफेक्ट था ये आपका कौन सा इफेक्ट था? ये इम्पल्स इफेक्ट। क्लियर? तो आप देखिए इम्पल्स इफेक्ट दैट मीन्स ये आपका V1, जब इनिशियल में इसकी जो वेलोसिटी ये ज़्यादा थी, एब्सोल्यूट वेलोसिटी, जब ये इस पर स्ट्राइक करा था इसकी वेलोसिटी कम हुई, तो दैट मीन्स आप इसको यहाँ पर लिख सकते हो V1 का स्क्वायर माइनस V2 का स्क्वायर बाई 2, और ये होती है आपकी ब्लेड वेलोसिटी। इसको आप क्या बोलते हैं? ब्लेड वेलोसिटी फॉर इम्पल्स। तो ये कितनी हो गई? V1 का स्क्वायर माइनस V2 का स्क्वायर। मैंने ऐसा क्यों लिखा V1 का स्क्वायर माइनस V2 का स्क्वायर? ये इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर जब ये स्ट्रीम जब ये गाइड्स के थ्रू जब यहाँ पर जाती है ब्लेड्स पर, तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी पहले तो बहुत ज़्यादा होती है, और जब इस पर स्ट्राइक करती है, इस पर इम्पैक्ट करती है, तो इसकी वेलोसिटी कम हो जाती है। तो ये V1 का स्क्वायर माइनस V2 का स्क्वायर बाई 2, तो इम्पल्स ब्लेड वेलोसिटी कितनी हो गई? V1 का स्क्वायर माइनस V2 का स्क्वायर बाई 2। और अब इसके रिएक्शन इफेक्ट के कारण यहाँ पर एक रिएक्शन इफेक्ट हो रहा है, एक रिएक्शन फोर्स लग रहा है, उसके कारण उसकी जो वेलोसिटी है, कौन सी वेलोसिटी स्टूडेंट? अब वो हो गई आपकी रिलेटिव वेलोसिटी। तो ये जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो है आपके VR1 जो रिएक्शन इफेक्ट के कारण लगी, लेकिन इसकी जो रिएक्शन ये जो रिलेटिव वेलोसिटी है, अब इस पार्ट पर इसकी रिलेटिव वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो आउटवर्ड साइड में जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो ज़्यादा होगी। तो ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला रिएक्शन टरबाइन के लिए, जो रिएक्शन ब्लेड्स के लिए, वो कितना हो जाएगा? VR2 का स्क्वायर माइनस VR1 का स्क्वायर बाई 2। तो ये रिएक्शन इफेक्ट, तो ये इम्पल्स इफेक्ट और रिएक्शन इफेक्ट। तो आप क्या देख रहे हो कि इस रिएक्शन टरबाइन में आपको पूरी तरह से इम्पल्स इफेक्ट नहीं मिल रहा और पूरी तरह से रिएक्शन इफेक्ट नहीं मिल रहा। मतलब आप बोल सकते हो कि इसमें 50% जो इफेक्ट है वो इम्पल्स इफेक्ट है, और जो 50% जो इफेक्ट है वो कौन सा इफेक्ट है? रिएक्शन इफेक्ट है। तो इसके कारण हम इसको क्या बोलते हैं? ड्यू टू शेप ऑफ ब्लेड देयर आर टू फोर्स अकर्स, फर्स्ट इज इम्पल्स फोर्स एंड सेकंड इज रिएक्शन फोर्स। तो वर्क डन कितना मिला आपको इम्पल्स और रिएक्शन के थ्रू? V1 का स्क्वायर माइनस V2 का स्क्वायर बाय 2 एंड प्लस VR2 का स्क्वायर माइनस VR1 का स्क्वायर। VR2 और VR1 क्या है? ये आपके रिलेटिव वेलोसिटी आउटलेट और इनलेट, और बाय 2। तो ये ब्लेड वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन टरबाइन जो रिलेटिव वेलोसिटी के फॉर्म में क्या हो जाएगी? V स्क्वायर R2 माइनस V स्क्वायर R1 बाय 2। तो आपका इफेक्ट क्या हुआ? इम्पल्स इफेक्ट, और ये हो गया आपका रिएक्शन इफेक्ट। So due to this reason 50% reaction and 50% impulse, so we called is impulse reaction turbine। तो इसको हम क्या बोलेंगे? प्योरली रिएक्शन टरबाइन न बोलते हुए इम्पल्स रिएक्शन टरबाइन भी बोलेंगे, और साथ साथ में जो इम्पल्स रिएक्शन टरबाइन, क्योंकि 50% इम्पल्स फोर्स और 50% रिएक्शन फोर्स, तो इस कारण इसको हम बोलेंगे पॉर्सन्स टरबाइन। तो ये इसकी वर्किंग हो गई। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको ये चीज़ आपको क्लियर यहाँ पर समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हुआ फर्स्ट क्वेश्चन पार्ट सी का। सो पार्ट सी में सेकंड क्वेश्चन उसको हम स्टडी करेंगे। एक्सप्लेन द डिफरेंसेस बिटवीन अ पेट्रोल एंड अ डीजल इंजन विथ नेट स्कीमेटिक स्केचेस एंड डायग्राम along with suitable example of some popular model and their applications। सो स्टूडेंट हमें पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन में क्या क्या डिफरेंस है, और कुछ डायग्राम की मदद से हमें उसकी वर्किंग भी देखना है कि पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन कैसे काम करता है। उसके साथ साथ हमें कुछ पॉपुलर मॉडल और उनके एप्लीकेशंस के बारे में भी फोकस करना है। तो जैसे कि ये हमारा पेट्रोल इंजन और ये डीजल इंजन है। ठीक है, अब स्टूडेंट जैसे कि आपको पता है कि जो पेट्रोल इंजन है और डीजल इंजन है, उसमें अगर इन दोनों को मैं इंडिविजुअली एक्सप्लेन करूं तो पेट्रोल इंजन क्या होता है कि पेट्रोल इंजन एक ऐसा इंजन होता है जो कांस्टेंट वॉल्यूम पर वर्क करता है। ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम के प्रिंसिपल पर ये वर्क करता है, उस इंजन को हम बोलते हैं पेट्रोल इंजन। और डीजल इंजन की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट ये कांस्टेंट प्रेशर पर वर्क करता है। तो कांस्टेंट प्रेशर के प्रिंसिपल पर जो वर्क करता है उस इंजन को हम क्या बोलते हैं? डीजल इंजन बोलते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर हमारे कुछ डायग्राम है पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन, तो ये 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन और 4 स्ट्रोक डीजल इंजन। अब जैसे कि आप जानते हो कि यहाँ पर वॉल्स होते हैं, एक होता है इनलेट वॉल, एक होता है आउटलेट वॉल, ये सिलेंडर होता है, ये पिस्टन होता है, पिस्टन रिंग्स होती है, क्रैंक, ये कनेक्टिंग रॉड, ये क्रैंक और क्रैंक शाफ्ट, ये इस तरह कुछ इसमें कंपोनेंट्स होते हैं। लाइक डीजल इंजन में भी इसी तरह के कंपोनेंट्स होते हैं। बस फ़र्क क्या होता है
कि पेट्रोल इंजन में जो आप फ्यूल का रेशो होता है उसमें क्या होता है कि जो पेट्रोल और एयर दोनों का मिक्सचर होता है, किसमें, पेट्रोल इंजन में, जो कार्बोरेटर के थ्रू सिलेंडर के अंदर भेजा जाता है। लेकिन यहाँ पर डीजल इंजन में क्या होता है, ओनली एयर ही आता है और उसके बाद में फ्यूल अलग तरीके से किसी दूसरे कंपोनेंट से आता है, उस कंपोनेंट को बोलते हैं हम इंजेक्टर। और जैसे कि अगर हम पेट्रोल इंजन की बात करें तो पेट्रोल इंजन में बेसिकली हम यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं स्पार्क प्लग, और जो डीजल इंजन में हम जो यूज़ कर रहे हैं उसको बोलते हैं इंजेक्टर। अब इसको हम थोड़ा डीपली तरीके से देखेंगे जब डिफरेंस इसके पढ़ेंगे। अब उससे पहले मैं कुछ पॉपुलर मॉडल के एग्जांपल बताना चाहूँगा कि जो आजकल के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में अगर हम बात करें तो पेट्रोल इंजन की अगर बात करें तो पॉपुलर मॉडल जो है एक है आपका टोयोटा VVT-i, ठीक है। और इस तरह का जो मॉडल है, दिस मॉडल इंजन आर फाउंड लाइक द टोयोटा कोरोला, ठीक है। ये उस तरह के कुछ व्हीकल्स होते हैं, इसमें जनरली आप देख सकते हो पेट्रोल इंजन को। तो पॉपुलर मॉडल कौन सा है, टोयोटा VVT-i। और अगर हम डीजल इंजन की बात करें तो डीजल इंजन में जो पॉपुलर मॉडल है मर्सिडीज बेंज OM656, और दिस डीजल इंजन इज फाउंड इन वेरियस मर्सिडीज ब्रांच मॉडल लाइक द E-Class, GLE एंड GLS। और इसमें एक थोड़ा एडवांटेज क्या होता है कि इसमें स्ट्रॉन्ग टॉर्क मिलता है और फ्यूल इफिशिएंसी भी इसकी काफ़ी अच्छी होती है, ठीक है। और इसमें एडवांटेज क्या है पेट्रोल इंजन में कि ये इकोनॉमिकली इंजन होता है, ठीक है। और इसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो काफ़ी लो होती है। अब हम इसको डिफरेंस के थ्रू स्टडी करेंगे कि पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन में एक्चुअल में होता क्या है। अब एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि अब इसमें मेजर जो डिफरेंस होगा पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन में, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कंप्रेशन रेशो। तो कंप्रेशन रेशो से भी आप इसको इवैल्यूएट कर सकते हैं कि डीजल इंजन का कंप्रेशन रेशो और पेट्रोल इंजन का कंप्रेशन रेशो में किसका ज़्यादा है और किसका कम है। तो जैसे कि यहाँ पर मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि ये आपका मान लो सिलेंडर है। अब इस सिलेंडर में ये आपका पिस्टन है, ठीक है। अब ये जो पोजीशन है इसको बोलोगे आप टॉप डेड सेंटर, और ये जो पोजीशन है इसको आप बोलोगे बॉटम डेड सेंटर। अब स्टूडेंट जब पिस्टन टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की पोजीशन पे आता है, इस पोजीशन से इस पोजीशन से आता है, तो यहाँ पर आप इसको तो क्या बोलते हो, स्ट्रोक्स बोलते हो। लेकिन अगर हम बात करें वॉल्यूम्स की तो आप देख रहे हो कि इसका जो ये सिलेंडर हेड है और ये जो पिस्टन है, तो पिस्टन जब टॉप डेड सेंटर पे होता है तो सिलेंडर हेड का जो टॉप मोस्ट पोजीशन होता है और ये जो आपका जब पिस्टन टॉप डेड सेंटर पोजीशन पे होता है तो इनके बीच में जो क्लियरेंस होता है इसको हम क्या बोलोगे, क्लियरेंस वॉल्यूम। और जब ये पिस्टन TDC से BDC तक आता है तो इस पे जो वॉल्यूम होता है इसको आप बोलोगे स्वैप्ट वॉल्यूम। तो अगर हम कंप्रेशन रेशो की बात करें, कंप्रेशन रेशो इसको हम CR से भी रिप्रेजेंट करते हैं और कई की जगह बुक्स में आप स्मॉल r से भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो कंप्रेशन रेशो क्या होता है, वो होता है आपका टोटल वॉल्यूम अपॉन क्लियरेंस वॉल्यूम। क्या होता है, क्लियरेंस वॉल्यूम। इसको मैं थोड़ा पेन से लिख देता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। क्लियरेंस वॉल्यूम, ये आपका टोटल वॉल्यूम और ये क्लियरेंस वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम की अगर बात करें तो टोटल वॉल्यूम क्या होता है, देखिए, क्योंकि जब पिस्टन आपके टॉप डेड सेंटर पे होता है तो ये जो वॉल्यूम होता है उसको आप बोलोगे क्लियरेंस वॉल्यूम, और जब पिस्टन टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की ओर आता है तो इसको आप बोलोगे स्वैप्ट वॉल्यूम। तो अगर इसका जो रेशियो आप देख रहे हो तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, VS प्लस VC और अपॉन VC। तो ये उसका क्या हो गया, कंप्रेशन रेशियो हो गया, ठीक है। अब कंप्रेशन रेशियो को एक और तरीके से मैं आपको बता सकता हूँ कि मान लो आपका ये जो पिस्टन है, अब ये सपोज हमारे पास 10 लीटर एयर है और उसके बाद में ये 10 लीटर एयर को कंप्रेस करता है 1 लीटर में, तो इसका कंप्रेशन रेशियो कितना हो गया, 10:1। 10:1 का मतलब क्या हुआ कि ये जो पिस्टन है अगर 10 लीटर मतलब वॉल्यूम के अकॉर्डिंग अगर देखें तो लीटर को इस एयर को इतना अगर ऑक्यूपाई मतलब बोलता है ना, इसको स्वैप करता है, खींचता है, तो इसमें मतलब क्लियरेंस कितना होगा, जब ये पिस्टन टॉप डेड सेंटर पे होता है तो ये होता है आपका क्लियरेंस वॉल्यूम। लेकिन जब ये इसको पिस्टन को बॉटम डेड सेंटर पे लिए आता है तो ये आपका क्या होता है,
ये जब यहाँ से यहाँ तक आता है तो आप क्या देख रहे हो कि ये इसमें इतनी एयर होती है। मान लो कि इसमें जो एयर है वो कितनी है, आपके 10 लीटर है। अब 10 लीटर के बाद जब इसमें पिस्टन जब बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर मतलब कंप्रेशन स्ट्रोक में जब ये ऊपर जाता है तो ये एयर को कंप्रेस करता है। तो ये एयर को कंप्रेस करता है, मान लो ये 1 लीटर या 1 वॉल्यूम तक एयर को कंप्रेस कर दिया, तो आप इसको बोल सकते हो कि 10:1। तो ये क्या हो गया इसका कंप्रेशन रेशो। ठीक है, अब मैं इसको डिटेल्स में बताऊंगा कि यहाँ पर क्या क्या डिफरेंस है। अब अगर हम बात करें एसआई इंजन और सीआई इंजन, एसआई इंजन को बोलते हैं स्पार्क इग्निशन इंजन, और अगर हम बात करें सीआई इंजन को, जिसको बोलते हैं कंप्रेशन इग्निशन इंजन। ठीक है, तो एसआई इंजन का एक नाम है पेट्रोल इंजन और सीआई इंजन का एक नाम है डीजल इंजन। अब हम अगर इसके डिफरेंस की बात करें तो हमारे पास काफ़ी डिफरेंस है, इसको हम 1 बाय 1 करके स्टडी करेंगे। तो एसआई इंजन वर्क ऑन प्रिंसिपल ऑफ ऑटो साइकिल, जैसे मैंने आपको बताया कि जो एसआई इंजन या पेट्रोल इंजन की बात करें ये ऑटो साइकिल पर वर्क करता है। और अगर हम बात करें सीआई इंजन या डीजल इंजन, इट्स इज वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डीजल इंजन, तो ये डीजल इंजन के मतलब प्रिंसिपल पर काम करता है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ आप इसको एक तरह से समझ सकते हैं कि ये अगर ऑटो साइकिल पर काम करता है मतलब ये हो गया आपका कांस्टेंट वॉल्यूम पर काम करता है। किस पे काम करता है? कांस्टेंट वॉल्यूम। और ये काम करता है आपके कांस्टेंट प्रेशर पर, प्रेशर पर काम करता है, कांस्टेंट प्रेशर पर काम करता है। ठीक है, और दूसरा ये दूसरे डिफरेंस में ही है, हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम और हीट सप्लाइड कांस्टेंट प्रेशर। अब जब फ्यूल की बात करते हैं तो फ्यूल यूज़, तो पेट्रोल यहाँ पर हम किसका यूज़ करते हैं? पेट्रोल, और इसका जो ऑक्टेन नंबर होता है वो काफ़ी हाई होता है। ठीक है, और अगर हम जब डीजल की बात करें, डीजल इंजन की, तो इसमें फ्यूल क्या यूज़ होता है? क्योंकि डीजल इंजन है, नाम से क्लियर है, तो इसमें हम फ्यूल क्या यूज़ करते हैं? डीजल यूज़ करते हैं, और इसका जो सीटेन नंबर जो होता है वो काफ़ी हाई होता है। ठीक है, अब जब पेट्रोल इंजन की बात करें तो हम ऑक्टेन नंबर से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और जब डीजल इंजन की बात करते हैं हम इसको सीटेन नंबर से ही शो करते हैं। ठीक है, अब एयर फ्यूल रेशो की बात करते हैं तो एयर फ्यूल रेशो 10:1 से लेकर 20:1 तक हो सकता है, किसमें? पेट्रोल इंजन में। और अगर हम जब डीजल इंजन की बात करें तो एयर फ्यूल रेशो होता है 18:1 से लेकर 100:1। इनका मतलब ये है कि मान लो आपके पास 10 ग्राम एयर है तो उसके साथ में 1 ग्राम फ्यूल का मतलब 1 ग्राम पेट्रोल का इसमें मिक्सचर होगा, तो ये रेशो हो गया आपका। तो ये कितना हो सकता है? 10:1 से लेकर 20:1 तक हो सकता है। उसी तरह एयर फ्यूल रेशो अगर हम डीजल की बात करें तो कि डीजल में जब सक्शन स्ट्रोक होता है ना, तो उस समय सबसे ज़्यादा सक्शन पाइप से आपके या सक्शन वॉल से आपका एयर का परसेंट एयर ही आती है, उस समय फ्यूल नहीं आता, क्योंकि फ्यूल के लिए जिसमें अलग कंपोनेंट्स होता है वो होता है आपका इंजेक्टर। तो वहाँ से फ्यूल के ड्रॉपलेट के फॉर्म में एयर के साथ मिक्स होता है, तो उस समय एयर का फ्यूल ज़्यादा होता है। एयर फ्यूल का जो रेशो की बात करें तो इसमें एयर का परसेंटेज ज़्यादा होता है, क्योंकि इसका कंप्रेशन रेशो भी ज़्यादा होता है। तो ये 18:1 से लेकर 100:1 तक हो सकता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कंप्रेशन रेशो, तो कंप्रेशन रेशो जैसे मैंने आपको भी बताया कि ये जो कंप्रेशन रेशो 6:8 तक होता है। ठीक है, और इसमें कंप्रेशन रेशो कितना होता है? 16:20 तक, मतलब इसका पेट्रोल इंजन का कंप्रेशन रेशो हमेशा कम होता है और इसका कंप्रेशन रेशो डीजल इंजन में बहुत ज़्यादा होता है। और जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि कंप्रेशन रेशो क्या होता है। कंप्रेशन रेशो को अगर हम डिफाइन करें, टोटल वॉल्यूम अपॉन क्लियरेंस वॉल्यूम। ठीक है, अब हम बात करें ऑपरेटिंग स्पीड, तो ऑपरेटिंग स्पीड पेट्रोल इंजन की जो स्पीड होती है वो काफ़ी हाई होती है और इसकी जो स्पीड होती है वो काफ़ी लो होती है। और इसमें जो इग्निशन होता है, जब कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान जब एयर कंप्रेस होती है और उसके बाद में स्पार्क इग्नाइट होता है, तो ये किसके द्वारा इग्नाइट होता है? स्पार्क प्लग के थ्रू इग्नाइट होता है। और इसमें स्पार्क प्लग की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इसमें कंप्रेशन के दौरान हम इंजेक्टर का फ्यूल का जो स्प्रे होता है वो इंजेक्टर के माध्यम से करते हैं। ठीक है, तो इसमें स्पार्क प्लग की जरूरत नहीं होती है। एट सक्शन स्ट्रोक फ्यूल एंड एयर मिक्स बाय कार्बोरेटर, इसमें हम किसका यूज़ करते हैं? कार्बोरेटर का यूज़ करते हैं, जिसमें एयर और फ्यूल मतलब एयर और पेट्रोल दोनों का मिक्सचर होता है। और सप्लाई किसको करता है? ये सिलेंडर को करता है। किस स्ट्रोक में? सक्शन स्ट्रोक में। और इसमें कार्बोरेटर की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इसमें खाली एयर का ही मिक्सचर इंटर होता है। किसके अंदर? सिलेंडर के अंदर, मतलब एयर ही मिक्सचर होता है, मतलब एयर ही इसमें इंटर करता है। फ्यूल उसमें इंजेक्टर के थ्रू बाद में जब एयर कंप्रेस होती है उसके बाद में उसको मिक्स होती है ड्रॉपलेट के फॉर्म में, तो इसमें कार्बोरेटर की जरूरत नहीं होती है। और अगर हम बात कर रहे हैं इसके स्टार्टिंग की, क्योंकि इसमें क्रैंक का एफर्ट काफ़ी
कम लगता है, इसलिए इसको स्टार्ट करना काफ़ी इजी होता है। अब चूंकि इसमें कंप्रेशन रेशो बहुत ज़्यादा होता है तो इसको स्टार्ट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, और क्योंकि इसमें हाई क्रैंक एफर्ट लगाना पड़ता है, ठीक है। और अगर हम नेक्स्ट डिफरेंस की बात करें, कॉस्टली फ्यूल, स्वाभाविक है कि पेट्रोल जो फ्यूल होता है वो डीजल के कंपेयर में थोड़ा सा कॉस्टली भी होता है और इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो हाई होती है, और ये जो डीजल होता है कंपेरेटिवली पेट्रोल के थोड़ा सा चीप होता है और इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो काफ़ी लो होती है। और अगर हम बात करें इसके लो ऑपरेटिंग प्रेशर तो 7 बार से लेकर 15 बार तक, और मैक्सिमम ऑपरेटिंग प्रेशर 45 बार से लेकर 60 बार। तो अगर हम बात करें प्रेशर की तो इसमें जो प्रेशर होता है लो ऑपरेटिंग प्रेशर वो 7 से लेकर 15 तक होता है, और अगर हम बात करें डीजल में तो लो ऑपरेटिंग प्रेशर कितना होता है 30 से लेकर 50 तक। मतलब मैंने आपको बता चुका हूँ कि अगर हम बात करें कंप्रेशन रेशियो का तो कंप्रेशन रेशियो डीजल इंजन का ज़्यादा अच्छा होता है पेट्रोल इंजन के कंपेयर में। तो इसका जो लो ऑपरेटिंग प्रेशर भी होगा ना पेट्रोल का, वो डीजल के लो ऑपरेटिंग प्रेशर से हमेशा कम ही होगा, और जब आप बात करते हो मैक्सिमम ऑपरेटिंग प्रेशर तो वो भी उससे कम ही होगा, क्योंकि डीजल का हमेशा ऑपरेटिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है मैक्सिमम के केस में, और इसमें मिनिमम में भी 45 से लेकर 60 बार तक ही होता है। उसके बाद अगर वेट की बात करें तो वेट पर यूनिट पावर लेस। अब भाई कंप्रेशन रेशो ज़्यादा है तो कंप्रेशन करने के लिए इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ती है इसको, पिस्टन को, तो इसका जो वेट होता है क्योंकि इसके कंपोनेंट्स भी कम होते हैं तो इसके कारण इसका वेट भी क्या होता है कम होता है। और अगर हम बात करें किसकी, डीजल इंजन की, क्योंकि डीजल इंजन में कंप्रेशन रेशो ज़्यादा होता है तो पिस्टन को ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, और उसमें जो पिस्टन का जो साइज होता है डीजल इंजन के कंपेयर में थोड़ा सा लार्जर होता है, तो इस दौरान इसका वेट भी क्या होता है, वेट पर यूनिट पावर हाई, तो ये क्या होगा आपका हाई होगा, और इंजन क्या होगा इसका हेवी होगा। और पावर पर डिस्प्लेसमेंट की बात करें, मतलब एक पावर स्ट्रोक में जो ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट मिलता है वो पेट्रोल इंजन में आपको ज़्यादा मिलेगा, और पावर पर डिस्प्लेसमेंट इसमें क्या मिलेगा आपका कम मिलेगा। और अगर हम बात करें मेंटेनेंस कॉस्ट की तो पेट्रोल इंजन की मेंटेनेंस कॉस्ट काफ़ी कम होती है और डीजल इंजन की मेंटेनेंस कॉस्ट काफ़ी हाई होती है। एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं कि अगर हमारे घर में कोई मारुति की गाड़ी और 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन की, अगर बेस पेट्रोल इंजन की कार है हमारे पास, तो उसको अगर आप 5 से 6 दिन भी स्टार्ट नहीं करोगे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन डीजल इंजन में ऐसा नहीं है। तो डीजल इंजन में उसको आपको हर 2 या 3 दिन में उसको एक बार तो स्टार्ट करना पड़ेगी, नहीं तो वो स्टार्ट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। और जहाँ तक हम बात करते हैं नॉइज़ एंड वाइब्रेशन की, तो पेट्रोल इंजन में वाइब्रेशन क्या होता है बिल्कुल कम होता है। जैसे आप कई कार में बैठते हो पेट्रोल इंजन की, तो उसमें आप जैसे स्टार्ट करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा गाड़ी चालू है कि नहीं चालू है, लेकिन अगर आप डीजल इंजन की बात करें तो इसमें वाइब्रेशन भी बहुत ज़्यादा होता है। स्कॉर्पियो का एग्जांपल ले सकते हो, अगर आप स्कॉर्पियो के अंदर बैठोगे और अगर जब गाड़ी स्टार्ट होती ना तो उसमें वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और अगर थर्मल एफिशिएंसी की बात करें, क्योंकि इसमें क्या है कि कंप्रेशन रेशो कम होता है तो इसकी थर्मल एफिशिएंसी भी कितनी होती है 26%। मतलब इन शॉर्ट 4 स्ट्रोक से बने कोई भी व्हीकल है उसकी थर्मल एफिशिएंसी हमेशा कम होगी, और डीजल इंजन से बने कोई भी व्हीकल होंगे उसकी थर्मल एफिशिएंसी हमेशा क्या होगी 40% से या उससे ज़्यादा हो सकती है। और इसके कुछ एग्जाम्पल की बात करूं जो जनरली अब पुराने एग्जाम्पल से लेकर अभी तक की एग्जाम्पल की बात करें, स्कूटर है, बाइक्स हैं, मोपेड्स हैं, और सॉरी स्कूटर बाइक्स हैं, और कुछ लाइट व्हीकल्स हैं या कुछ कार है, वो 4 स्ट्रोक के एग्जाम्पल हैं। और अगर हम बात करें डीजल इंजन की तो बस है, ट्रक है, और इजी मूविंग इक्विपमेंट है, और कई कई जगह हम डीजल इंजन की जो लोकोमोटिव जो ट्रेन में डीजल इंजन होता है वहाँ पर भी डीजल इंजन का यूज़ करते हैं। तो ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन में क्या क्या डिफरेंस है वो आप लोगों को यहाँ पर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। पार्ट सी का क्वेश्चन नंबर 3 अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। व्हाट इज ब्रेजिंग प्रोसेस, व्हाट आर ब्रेजिंग मटेरियल, डिस्क्राइब वेरियस ब्रेजिंग मेथड एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम ब्रेज वेल्डिंग। ब्रेजिंग प्रोसेस क्या होता है, ब्रेजिंग प्रोसेस में कौन सा ब्रेजिंग मटेरियल यूज़ किया जाता है, ठीक है, और कौन कौन सी ब्रेजिंग मेथड है, और ये जो ब्रेजिंग मेथड जो है वो ब्रेज वेल्डिंग से किस तरह डिफरेंट है, तो इसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट ब्रेजिंग प्रोसेस से। सो वेल्डिंग की तरह ब्रेजिंग भी एक प्रोसेस है, ठीक है, तो इसको हम यहाँ डीपली पढ़ते हैं। तो ब्रेजिंग की अगर हम बात करें तो ब्रेजिंग is the process to join
metal pieces heated at suitable temperature by using filler material having liquidus temperature above 450 degree centigrade and solidus temperature below the base metal. क्लियर? सो अगर हम बात करें ब्रेजिंग प्रोसेस में, तो ब्रेजिंग प्रोसेस एक कैसी प्रोसेस है जिसमें दो मेटल्स को ज्वाइन किया जाता है हीट करने के दौरान। अब हीट करेंगे तो उसमें दो चीज़ें हैं, जैसे कि मान लो मैं एग्जांपल से आपको समझाना चाहूँगा कि ये आपका बेस मेटल है और ये कोई दूसरा बेस मेटल है। अब मान लो इनके बीच में कोई गैप है और यहाँ पर हमें ब्रेजिंग प्रोसेस करना है। तो ब्रेजिंग इज द प्रोसेस टू जॉइन मेटल पीस हीटेड एट सुटेबल टेम्परेचर बाय यूजिंग फिलर मटेरियल हैविंग लिक्विडस टेम्परेचर। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लिक्विड टेम्परेचर होता क्या है। तो लिक्विड टेम्परेचर की अगर मैं बात करूँ तो ये लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अलॉय इज कम्प्लीटली लिक्विड। ये लोएस्ट टेम्परेचर होता है जिसमें आपका लिक्विड लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अलॉय इज कम्प्लीटली लिक्विड, जिसमें अलॉय क्या होता है कम्प्लीटली मेल्ट हो जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लिक्विडस टेम्परेचर। और अगर हम बात करें सॉलिडस टेम्परेचर, तो सॉलिडस टेम्परेचर का मतलब हाईएस्ट टेम्परेचर एट विच अलॉय इज कम्प्लीटली सॉलिड। तो ये अगर बात करें, देखिए ये आपका बेस मेटल 1 और ये बेस मेटल 2। अब इन दोनों मेटल्स के बीच में जो गैप है इसमें हमें ब्रेजिंग की प्रोसेस करना है। तो ब्रेजिंग की प्रोसेस में जनरली ये दो मेटल के बीच में जो गैप है इसको फिलर मटेरियल से हम क्या करते हैं, इसको फ्यूज करके ज्वाइन किया जाता है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसमें कंडीशन होती है कि जो आपका फिलर मटेरियल है वो 450 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव टेम्परेचर पर क्या होता है, लिक्विड स्टेज में आ जाता है और इसी के अबव लिक्विड टेम्परेचर में आ जाता है। लेकिन जो बेस मेटल है ये मेल्ट नहीं होता है। तो मतलब आपको जो टेम्परेचर रखना होता है, अगर फिलर मेटल के टेम्परेचर की बात करें तो वो क्या रखना होता है, अबव जो उसका टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, अबव 450 डिग्री सेंटीग्रेड। और जो बेस मेटल के जो मेल्टिंग पॉइंट है उससे इसका टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। तो इन शॉर्ट अगर हम बात करें कि जो बेस मेटल है इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है उस फिलर मेटल के मेल्टिंग पॉइंट से हमेशा कम होगा। किस प्रोसेस में, ब्रेजिंग प्रोसेस में। अब अगर हम बात करें ब्रेजिंग प्रोसेस जो होता है वो वेल्डिंग प्रोसेस से कैसे डिफरेंस है, तो आप एक चीज़ ध्यान रखना कि वेल्डिंग प्रोसेस और ब्रेजिंग प्रोसेस लगभग सेम ही है, खाली केवल एक ही चीज़ का डिफरेंस आता है, वो है आपके टेम्परेचर का। जब वेल्डिंग प्रोसेस करते हो तो उसमें जो फिलर मेटल का जो टेम्परेचर होता है और बेस मेटल का टेम्परेचर होता है वो लगभग बोलते हैं ना कि जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बेस मेटल के टेम्परेचर से अबव होता है। और इसमें क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो फिलर मेटल का बेस मेटल के टेम्परेचर से बिलो होता है। यही एक डिफरेंस होता है ब्रेजिंग प्रोसेस में। अब क्वेश्चन आता है कि ब्रेजिंग की प्रोसेस के दौरान हम यहाँ पर मतलब ये जो प्रोसेस के दौरान कौन सा फिलर मटेरियल यूज़ करेंगे। अब उससे पहले मैं आपको एक चीज़ ये भी बताना चाहता हूँ कि जो ब्रेजिंग प्रोसेस है ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है। तो ये जो ब्रेजिंग प्रोसेस है वो किसके बेस पर है, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कैपिलरी एक्शन। अब क्वेश्चन ये उठता है कि कैपिलरी एक्शंस क्या होता है। अब स्टूडेंट एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसको भी मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊंगा कि मान लो आपके पास ये एक लार्जर डायमीटर का
पाइप है या ट्यूब बोल सकते हो, इस तरह। अब इसमें आप कोई इससे कम डायमीटर वाले पाइप को इसके अंदर इंसर्ट करते हो, ठीक है। अब आपको क्या करना हो, इस पर्टिकुलर पोर्शन पर आपको ब्रेजिंग करना हो। तो ब्रेजिंग करने का प्रिंसिपल क्या होता है कि जो आप फिलर मटेरियल यूज़ करोगे, अब फिलर मटेरियल को जब यहाँ पे आप इस टॉर्च के हेल्प से जब ब्रेजिंग करोगे तो यहाँ पे आप जब इसको थोड़ा सा इसके साथ टच करोगे तो एक बार टच करने के बाद ये जो आपकी गैप दिख रही है, तो ये गैप के बीच में जो स्पेस दिख रही है, एक बार आप टच करोगे और ये आपका फिलर मटेरियल जब लिक्विड फॉर्म में होगा तो ये धीरे धीरे इस गैप में ऑटोमेटिकली फिलअप होते जाएगा। तो इसको बोलोगे आप कैपिलरी एक्शन। मतलब आपको इसमें एक बार इसको टच करना है, उसके बाद उसकी गैप को बस एक पाथ देते रहना है, तो ऑटोमेटिक जो फिलर मटेरियल है वो फ्लूइडिटी, इसकी जो फ्लूइडिटी होती है, जो एक पाथ होता है, वो ऑटोमेटिक इस पर क्या करते जाएगा, ब्रेजिंग का प्रोसेस करते जाएगा। इसको एक और चीज़ से समझाना देना चाहूँगा कि मान लो ये आपका एक सॉकेट है, ये इस तरह का सॉकेट है। अब इस सॉकेट के अंदर मान लो मैंने कोई इस छोटे ट्यूब्स को वेल्ड करना है, तो आप ब्रेजिंग क्या करोगे, यहाँ पे जब आप इसको फिलर मतलब एक बार टच करोगे, ब्रेजिंग फिलर मटेरियल आपका वेल्ड होगा, तो ये जितना भी गैप है ये ऑटोमेटिक धीरे धीरे कैपिलरी एक्शन के कारण हर एक जगह पर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ब्रेज हो जाएगा, और इस तरह ये आपका मेटल क्या होगा, ज्वाइंट हो जाएगा। और इसकी एक सबसे अच्छी खासियत ये होता है कि ब्रेजिंग प्रोसेस में हम जो दूसरे अनसिमिलर मटेरियल है या अनसिमिलर मेटल है उसको भी हम ज्वाइंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ब्रेजिंग प्रोसेस का जनरली वहीं पर सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। और एक और चीज़ बता देना चाहूँ कि ये जो ब्रेजिंग प्रोसेस है इसकी अगर एप्लीकेशंस की बात करें तो पहली एप्लीकेशन तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि एप्लीकेशन क्या है कि ये जो नॉन सिमिलर मेटल है वहाँ पर इस प्रोसेस का ज़्यादा यूज़ करते हैं। और दूसरा सबसे ज़्यादा ब्रेजिंग प्रोसेस यूज़ होती है वो आपके रेफ्रिजरेटर इक्विपमेंट पर यूज़ की जाती है। अब जैसे कि मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जब कभी आप किसी रेफ्रिजरेटर को रिपेयर कराने जाते हो किसी शॉप पर, तो वहाँ पर एक क्या होता है कि आप बोलते हो कि भाई वो सामने वाला क्या बोलता है कि इस पाइप में वेल्डिंग करना पड़ेगी। वो लोकल भाषा में तो वेल्डिंग बोलता है, बट एक्चुअल में वो वेल्डिंग नहीं करता है, वो प्रोसेस कौन सी करता है, आपकी ब्रेजिंग करता है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि इस ब्रेजिंग की प्रोसेस में जो आप फिलर मटेरियल का यूज़ करते हो, ठीक है, फिलर मटेरियल का यूज़ करते हो, तो वो फिलर मटेरियल क्या होता है आपका, कौन सा फिलर मटेरियल यूज़ करते हो। तो बेसिकली इसके सबसे जो पॉपुलर फिलर मटेरियल यूज़ करते हो वो होता है आपका स्पेल्टर। और स्पेल्टर क्या होता है, ये एक तरह से फ्यूजन अलॉय है। फ्यूजन अलॉय का मतलब क्या होता है, फ्यूजन वो जो हीट के कांटेक्ट में आने पर फ्यूज हो जाए या मेल्ट हो जाए। और उसके साथ में अलॉय की बात करें तो दो या दो से अधिक मेटल का यूज़ करके हम जो मेटल तैयार करते हैं उसको क्या बोलते हैं, अलॉय। अब हम फ्यूजन अलॉय की बात करें तो हम कौन सा अलॉय यूज़ करते हैं यहाँ पर, तो हम यहाँ पर अलॉय यूज़ करते हैं, एक तो कॉपर, दूसरा कॉपर के साथ जिंक, पहला ये अलॉय ये है, ये यूज़ करते हैं फिलर मटेरियल में। और दूसरा जो यूज़ करते हैं कॉपर और प्लस सिल्वर, ये दो अलॉय का यूज़ करते हैं ऐसे फ्यूजन अलॉय के लिए, तो इसको बोलते हैं आप स्पेल्टर, ठीक है। कॉपर और जिंक का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और कॉपर प्लस सिल्वर इसका यूज़ हम जनरली गोल्ड स्मिथ ज्वेलरी शॉप होती है वहाँ पर ब्रेजिंग की जो प्रोसेस करते हैं वहाँ पर इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि फिलर मटेरियल आपको यहाँ पर क्लियर हो गया कि फिलर मटेरियल आप कौन सा यूज़ करते हो। तो स्पेल्टर यूज़ करते हैं, स्पेल्टर में आपका फ्यूजन अलॉय कॉपर प्लस जिंक और कॉपर प्लस सिल्वर ये यूज़ करते हैं। अब उसके बाद अगर हम बात करें इसके स्टूडेंट कि इसके लिए हम फ्लक्स क्या यूज़ करते हैं, तो फ्लक्स के लिए मैं आपको बता देना चाहूँ कि हम बोरेक्स जो फ्लक्स होता है या इसको हम बोरिक एसिड की बात करें, ये फ्लक्स भी हम यूज़ करते हैं, ठीक है। कौन सी प्रोसेस में, ब्रेजिंग की प्रोसेस के दौरान, तो हम ये फ्लक्स का यूज़ करते हैं। और इस फ्लक्स को वाटर के साथ मिला के हम जिस जगह पर ब्रेजिंग करना चाहते हैं वहाँ पर इसको यूज़ करते हैं। और जब इसमें स्लेक फॉर्मेशन हो जाता है उसको ब्रश के थ्रू हम क्या कर लेते हो, क्लीन कर लेते हो। तो हम जो फ्लक्स यूज़ करते हैं वो कौन सा यूज़ करते हैं, बोरेक्स यूज़ करते हैं, ठीक है, बोरिक एसिड। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, सुहागा, ठीक है। सो अब हम बात करते हैं वेरियस ब्रेजिंग
मेथड। तो स्टूडेंट इसके 4 मेथड है जहाँ पे हम ब्रेजिंग की प्रोसेस को करते हैं। फर्स्ट जो कि वेरी पॉपुलर है वो है आपका टॉर्च ब्रेजिंग। दूसरा होता है आपका फर्नेस ब्रेजिंग। तीसरा होता है आपका इंडक्शन ब्रेजिंग। और फोर्थ वन इज डीप ब्रेजिंग, डीप या इमर्स वेल्डिंग, सॉरी ब्रेजिंग। ठीक है, अब वन बाय वन हम इसको स्टडी करते हैं। अगर हम टॉर्च ब्रेजिंग की बात करें तो टॉर्च ब्रेजिंग में हम जनरली फिलर मेटल का यूज़ करते हैं। पहली बात तो जो ब्रेजिंग की जो प्रोसेस करते हैं वो टॉर्च के फॉर्म में यूज़ करते हैं, और उसमें हम जो फिलर मेटल या जो फ्लेम का यूज़ करते हैं हम उस फ्लेम में क्या यूज़ करते हैं, ऑक्सी प्लस एसिटिलीन, ये यूज़ करते हैं ऑक्सी एसिटिलीन। और इससे जो एक हीट डेवलप होती है उसी के थ्रू हम ब्रेजिंग करते हैं। तो इस प्रोसेस ये जो ब्रेजिंग होती है, कौन सी ब्रेजिंग होती है आपकी, टॉर्च वेल्डिंग। अगर हम बात करें इन टॉर्च ब्रेजिंग, हैंड हेल्ड टॉर्च इज यूज्ड टू हीट द बेस मेटल एंड द ब्रेजिंग अलॉय। ठीक है, तो बेस मेटल के बीच में जो गैप होता है वहाँ पे हम जो ब्रेजिंग प्रोसेस करते हैं वो किसके थ्रू करते हैं, टॉर्च ब्रेजिंग के थ्रू करते हैं। और यहाँ पर हम किसका यूज़ करते हैं हीट के लिए, ऑक्सी प्लस एसिटिलीन। और इसमें भी हम जनरली न्यूट्रल फ्लेम का यूज़ करते हैं। न्यूट्रल फ्लेम क्यों, क्योंकि 50% ऑक्सीजन और 50% एसिटिलीन इसका यूज़ करते हैं। अब हम बात करें फर्नेस ब्रेजिंग। अब फर्नेस ब्रेजिंग में क्या होता है स्टूडेंट, कि जनरली आपका एक रूम होता है, उसमें एक रूम टेम्परेचर इन्वायरमेंट हम क्रिएट करते हैं, और उस रूम टेम्परेचर इन्वायरमेंट के बेस पर हम जो ब्रेजिंग करते हैं उसको बोलते हैं फर्नेस ब्रेजिंग। ठीक है, तो इसमें इतना ही है। और बात करते हैं इंडक्शन ब्रेजिंग। तो इंडक्शन ब्रेजिंग क्या होता है, इंडक्शन ब्रेजिंग यूजेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन टू हीट द बेस मेटल एंड द ब्रेजिंग अलॉय। मतलब हम हीट का बोलते हैं ना, रेसिस्टेंस ऑफ हीट के कारण, रेसिस्टेंस ऑफ हीट के कारण जो ब्रेजिंग प्रोसेस करते हैं उसको हम बोलते हैं इंडक्शन ब्रेजिंग। इसमें आप जनरली क्या यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का यूज़ करते हैं, क्या प्रोवाइड करने के लिए, हीट प्रोवाइड करने के लिए, और बेस मेटल और ब्रेजिंग अलॉय। ठीक है, तो क्या हुआ इसका मतलब इंडक्शन ब्रेजिंग का, तो इंडक्शन ब्रेजिंग यूजेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन टू हीट द बेस मेटल एंड द ब्रेजिंग अलॉय। तो बेस मेटल और ब्रेजिंग अलॉय के बीच में जो प्रोसेस करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, इंडक्शन ब्रेजिंग बोलते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे है डीप आर इमर्स ब्रेजिंग। तो डीप आर इमर्स ब्रेजिंग का मतलब ये होता है कि एक मोल्ट मेटल का, जैसे एक मोल्टन होता है, मोल्टन मेटल का एक बाथ होता है, तो वहाँ पे क्या करते हैं हम उसको टिप करते हैं मोल्टन मेटल में, उसका उस टिप का यूज़ करके बेस मेटल के बीच में फिलर जहाँ पे गैप होता है वहाँ पे उसको फिल करते हैं। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, डीप ब्रेजिंग। तो डीप ब्रेजिंग की अगर बात करें तो डीप ब्रेजिंग इन्वॉल्व डिपिंग द असेंबली इनटू ए मोल्टन बाथ और ब्रेजिंग अलॉय। क्लियर, तो जो मोल्टन बाथ होता है वहाँ से उसको डिप करके और फिर जहाँ पे बेस मेटल के बीच में जो गैप होता है वहाँ पे उसको वेल्डिंग करते हैं। तो इसको बोलोगे आप डीप आर इमर्ज वेल्डिंग, तो सॉरी ब्रेजिंग। अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं कि ये जो आपका ब्रेज प्रोसेस है वो वेल्डिंग प्रोसेस से डिफरेंट कैसे है। तो पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ब्रेजिंग प्रोसेस और वेल्ड ब्रेजिंग जो होता है वो लगभग हर चीज़ में सेम ही है, खाली कुछ 3 से 4 चीज़ों में ये डिफरेंस हो सकता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है वो है आपका कि अगर ब्रेज जिंग इज डिफरेंट फ्रॉम ब्रेज वेल्डिंग। तो किस तरह डिफरेंस है, एक तो है आपका टेम्परेचर के केस में। तो टेम्परेचर के केस में कैसे डिफरेंस है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे आपको मैंने बताया था कि ब्रेजिंग के प्रोसेस में जो आपका बेस मेटल होता है, ठीक है, मतलब बेस मेटल होता है, उनका जो मेल्टिंग, मतलब जो फिलर मेटल का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो बेस मेटल के मेल्टिंग पॉइंट से क्या होता है, कम होता है। किस में, ब्रेजिंग की प्रोसेस में।
बट अगर हम बात करें ब्रेज वेल्डिंग में, तो ब्रेज वेल्डिंग में क्या होता है कि इसका जो टेम्परेचर होता है बेस मेटल का, ठीक है, बेस मेटल का जो टेम्परेचर होता है फिलर मेटल के जो मेल्टिंग टेम्परेचर है, मतलब जो फिलर मेटल का जो टेम्परेचर है बेस मेटल के मेल्टिंग पॉइंट से भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। मतलब इसमें क्या होता है, थोड़ा सा टेम्परेचर का ही फर्क है। तो क्या बताया कि जैसे कि ब्रेजिंग प्रोसेस में आपका जो बेस मेटल है, बेस मेटल कैसा कि जैसे कि मान लो दो मेटल है, दो मेटल के बीच में आप जब फिलर मेटल से इसको फिलअप करोगे ब्रेजिंग प्रोसेस के थ्रू, तो इसमें टेम्परेचर बेस मेटल का क्या होता है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, किसका, फिलर मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बेस मेटल के मेल्टिंग पॉइंट से क्या होता है, कम होता है। बट अगर हम बात करें ब्रेज वेल्डिंग का, तो ब्रेज वेल्डिंग में क्या होता है, जो फिलर मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बेस मेटल के मेल्टिंग पॉइंट से क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो ये टेम्परेचर के फॉर्म में भी डिफरेंस है। यहाँ पे ये चीज़ टेम्परेचर की हो गई। अब दूसरी चीज़ होती है आपकी स्ट्रेंथ। अगर हम मजबूती की बात करें, स्ट्रेंथ की बात करें, तो ब्रेजिंग प्रोसेस के दौरान जो आप दो मेटल को ज्वाइन करो और एक ब्रेज वेल्डिंग के थ्रू आप दो मेटल को ज्वाइन करोगे, तो ब्रेज वेल्डिंग के थ्रू जो मेटल को ज्वाइन करोगे उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी किसकी, तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि ब्रेज वेल्डिंग स्ट्रेंथ is greater than brazing process। ठीक है, तो ये स्ट्रेंथ के फॉर्म में डिफरेंट हो गया। और तीसरा होता है हीट अफेक्टेड जोन। तो हीट अफेक्टेड जोन तो हम यहीं से क्लियर कर सकता हूं मैं आपको, हीट अफेक्टेड जोन। अब जनरली हीट अफेक्टेड जोन का मतलब क्या होता है, फ्लैम की बात करें तो ब्रेज वेल्डिंग क्रिएट अ लार्जर हीट अफेक्टेड जोन। अगर मैं ब्रेज वेल्डिंग की बात करूं तो ब्रेज वेल्डिंग क्या होता है कि लार्जर हीट अफेक्टेड जोन, जैसे कि ये जो बेस मेटल है, अब इन दो बेस मेटल को आप जब ज्वाइन करते हो ब्रेज वेल्डिंग से, तो यहाँ पे हीट अफेक्टेड जोन जो होता है वो क्या होता है, लार्जर होता है। और अगर हम ब्रेजिंग की बात करें तो ब्रेजिंग में जब आप कोई दो बेस मेटल को ज्वाइन करते हो तो इसमें हीट अफेक्टेड जोन क्या होता है, थोड़ा सा स्मॉल होता है। तो ये एक डिफरेंस है। क्लियर। तो उम्मीद करता हूं कि ब्रेजिंग प्रोसेस क्या होती है, ब्रेजिंग प्रोसेस के दौरान कौन से प्रिंसिपल पर ये काम करता है, और उसके बाद फिलर मेटल कौन सा यूज़ करते हैं, फिलर मेटल के बाद फ्लक्स क्या यूज़ करेंगे, और उसके साथ साथ वेरियस ब्रेजिंग मेथड कौन कौन सी है, वो यहाँ पे आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। सो पार्ट सी का क्वेश्चन नंबर 4 हम डिस्कस करने जा रहे हैं। व्हाट आर द कॉमन अलॉइंग एलिमेंट यूज्ड इन स्टील। स्टील में हम कौन कौन से कॉमन अलॉयज का यूज़ करते हैं, एंड डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ ईच ऑफ देम ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ स्टील अलॉन्ग विद देयर एप्लीकेशंस। और उन अलॉयज को अगर स्टील में हम इन्वॉल्व करते हैं तो स्टील की प्रॉपर्टी में क्या क्या फ़र्क आता है, उसको एप्लीकेशंस के बेस पर हमें यहाँ पर स्टडी करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टूडेंट अलॉय। तो अलॉय होता क्या है, जैसे कि हम जानते हैं अलॉय का सिंपल मीनिंग ये होता है कि दो या दो से ज़्यादा मेटल को इन्वॉल्व करके मिक्स करके जब हम कोई दूसरा मेटल बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं अलॉय मेटल। इसको हिंदी में बोलते हैं मिश्र धातु। ठीक है, या तो आप फेरस और नॉन फेरस कोई भी अलग अलग मेटल्स को इन्वॉल्व करके आप मेटल बनाते हो, या उसके साथ में दूसरे कोई सब्सटेंस मेटल का ऐड करके उसमें कुछ मेटल बनाते हो तो उसको हम बोलते हैं अलॉय। तो इसकी जो डेफिनेशन है, अ मेटल that is made of mixing two or more metal or a metal and another substance। या तो मेटल दो या दो से अधिक मेटल को मिला के हम जो कोई मेटल बनाते हैं, या फिर हम मेटल एंड अनदर सब्सटेंस, तो मेटल के साथ कोई दूसरे सब्सटेंस का यूज़ करके हम उसको तैयार करते हैं तो उस चीज़ को बोलते हैं हम अलॉय। अब हम जैसे एग्जांपल से समझते हैं कि ब्रॉस इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। अगर हम ब्रॉस को तैयार करते हैं तो ब्रॉस को तैयार करने के लिए हमें जनरली कॉपर और जिंक अलॉय की ज़रूरत होती है। तो कॉपर और जिंक से मिला के हम ब्रास को तैयार करते हैं। अब हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ अलॉइंग एलिमेंट इन स्टील। अब स्टील में अलॉइंग एलिमेंट को मिक्स करने के बाद उसकी प्रॉपर्टी में क्या क्या चेंज आता है, और उसके साथ साथ उसके एप्लीकेशंस को भी हमको यहाँ पर स्टडी करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं सल्फर। तो स्टूडेंट जैसे कि आप जानते हो कि सल्फर भी एक अलॉइंग एलिमेंट है। विद द एड अलॉय लाइक सल्फर देन मशीनेबिलिटी विल इंक्रीज। अगर मैं स्टील में हम सल्फर को ऐड करते हैं तो उससे क्या होता है,
उसकी मशीनेबिलिटी की जो प्रॉपर्टी होती है वो इंक्रीज हो जाती है। और अगर हम बात करते हैं इसकी एप्लीकेशंस की, दीज अलॉयज आर कॉमनली यूज्ड इन एप्लीकेशन वेयर हाई स्पीड मशीनिंग ऑपरेशन रिक्वायर। जनरली इस तरह के अलॉय को हम वहीं पर यूज़ करते हैं जहाँ पर हमें हाई स्पीड मशीनिंग ऑपरेशंस की ज़रूरत होती है। उसके बाद में होता है दूसरा अलॉय मोलिब्डेनम। तो मोलिब्डेनम का यूज़ जहाँ पर इसकी जो प्रॉपर्टी की बात करें तो इसमें अगर मोलिब्डेनम को स्टील में अगर इन्वॉल्व करते हैं और जो मेटल बनाते हैं तो इसमें आपको क्या कैरेक्टरिस्टिक मिलती है, फॉर्म एब्रेसिव रेसिस्टेंट पार्टिकल, ठीक है, एंड इम्प्रूव क्रीप प्रॉपर्टी। क्रीप की प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करता है और उसके साथ साथ में एब्रेसिव रेसिस्टेंस पार्टिकल को, जो एब्रेसिव रेसिस्टेंस है उसके फॉर्म को क्या करता है, रेसिस्ट करता है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इंक्रीज द हार्डनेबिलिटी ऑफ स्टील, और स्टील की हार्डनेबिलिटी को भी क्या करता है, वो इम्प्रूव करता है। मीन्स इन शॉर्ट, अगर आप मोलिब्डेनम को स्टील में ऐड करते हो तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ क्या है कि वो उसकी हार्डनेबिलिटी को भी इंक्रीज़ कर देता है और साथ साथ में जो एब्रेसिव पार्टिकल्स अगर वो उस पर्टिकुलर मेटल से बाहर निकलते हैं उसको भी वो क्या करता है, रेसिस्ट करता है। तो ये प्रॉपर्टी में उसकी फ़र्क आ जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं फास्फोरस। तो फास्फोरस भी एक इम्पॉर्टेंट अलॉय है जो स्टील में हम जनरली यूज़ करते हैं। अब इसका सिंपल कंसेप्ट है कि ये मशीनेबिलिटी को क्या करता है, इम्प्रूव करता है। और इसका जनरली एप्लीकेशन है इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट बनाने के लिए। जनरली फास्फोरस जो अलॉय है, खास करके अगर हम बात करें वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर के जो पार्ट्स होते हैं जो स्टील के बने होते हैं, तो वो स्टील में जो फास्फोरस का कॉम्बिनेशन रखते हैं तो उस यहाँ पे हमारे को जो पार्ट्स मिलते हैं, जो मेटल मिलते हैं, उसका यूज़ हम कहाँ करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट को बनाने के लिए करते हैं। उसके बाद है कोबाल्ट। तो कोबाल्ट का काम क्या है, कंट्रीब्यूट टू रेड हार्डनेस बाय हार्डनिंग फेराइट, ठीक है। अब ये इसकी प्रॉपर्टी होती है कि रेड हार्डनेस कंट्रीब्यूट करता है हार्डनिंग, मतलब फेराइट हार्डनिंग प्रोसेस के दौरान वो रेड हार्डनेस प्रोवाइड करता है। और जनरली इसकी एप्लीकेशंस की बात करें तो एरोस्पेस कंपोनेंट, जैसे कि आपका एरोप्लेन है उसके कोई कंपोनेंट्स हैं या एरोस्पेस के जो कंपोनेंट्स उसको बनाने के लिए हम जनरली इस अलॉय का यूज़ करते हैं। और क्रोमियम अलॉय को अगर हम स्टील में ऐड करते हैं तो उससे जो मटेरियल बनता है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, कोरोसिव रेजिस्टेंस होता है और उसके साथ साथ में इंक्रीज हार्डनेबिलिटी, हार्डनेस को भी वो इंक्रीज करता है और साथ साथ में इंक्रीज ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी का मतलब उसकी लाइफ को बढ़ाता है ताकि वो लंबे समय तक वो पार्ट्स बरकरार रह सकें। और जहाँ तक इसका हम यूज की बात करें तो स्क्रू ड्राइवर और हैमर जब हम बनाते हैं तो जनरली हम क्रोमियम अलॉय का ऐड करते हैं स्टील में। उसी तरह यहाँ पे बात करते हैं निकेल। तो निकेल अगर मान लो स्टील में निकेल अलॉय को हम इन्वॉल्व करते हैं तो ये इसकी हार्डनेबिलिटी को क्या कर देता है, इंक्रीज़ कर देता है और टफनेस को भी ये इंक्रीज़ कर देता है। और इसका जनरली यूज़ कहाँ होता है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए। टंगस्टन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट अलॉय होता है जो उसको हम स्टील में यूज़ करते हैं, खास करके हाई हीट रेजिस्टेंस के लिए हम इसको जनरली यूज़ करते हैं। और एरोस्पेस, डिफेंस, रेडिएशंस, शील्डिंग इक्विपमेंट बनाने के लिए जनरली हम टंगस्टन अलॉय का यूज़ करते हैं। अब सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन की एक सबसे बेस्ट मैकेनिकल प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण वो इम्प्रूव होती है, वो होती है मैग्नेटिक परमेबिलिटी को इम्प्रूव करता है। उसके साथ साथ में इंक्रीज रेजिस्टेंस टू हाई टेम्परेचर, और मतलब हाई टेम्परेचर पे भी वो उसको रेसिस्ट कर सके हीट को, तो हम सिलिकॉन अलॉय का यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं, जहाँ पर इलेक्ट्रिकल मोटर्स के पार्ट्स बनाने हो तो वहाँ पे हम सिलिकॉन अलॉय का यूज़ करते हैं। फिर आपका वेनेडियम होता है, हार्डनेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए और स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए हम वेनेडियम का यूज़ करते हैं। और इसका जनरली एप्लीकेशंस क्या है, यूज़ फॉर ऑटोमोबाइल एंड मशीनरी इंडस्ट्री। जहाँ पर ऑटोमोबाइल और मशीनरी इंडस्ट्री का यूज़ होता है वहाँ पर हम वेनेडियम का यूज़ करते हैं। और मैग्नीज की बात करें तो मैग्नीज अलॉय को अगर हम स्टील में इन्वॉल्व करते हैं तो इससे क्या इफेक्ट मिलता है, इसकी इम्प्रूव हार्डनेस, स्टील की जो हार्डनेस है वो क्या होती है, इम्प्रूव हो जाती है, इम्प्रूव मशीनेबिलिटी। और उसके बाद अगर हम इसके एप्लीकेशंस की बात करें तो यूज़ फॉर मेकिंग कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग एंड कटिंग टूल। जहाँ पर कटिंग टूल्स और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में जिस पार्ट्स की ज़रूरत पड़ती है हम जो यूज़ करते हैं तो वहाँ पर हम मैग्नीज अलॉय का यूज़ करते हैं। उसके बाद है कार्बन भी एक बहुत अच्छा अलॉय है। कार्बन उसकी हार्डनेस को कम ज़्यादा करने के लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये अलॉय में क्या होता है, जनरली कार्बन हम क्यों यूज़ करते हैं, अगर कार्बन को यूज़ करेंगे तो वो उसकी हार्डनेस को क्या कर देगा, इंक्रीज़ कर देगा। और साथ साथ में हमको ये भी ध्यान रखना कि हम कार्बन की क्वांटिटी मीन्स उसका परसेंटेज कितना इन्वॉल्व करें स्टील में।
जैसे आपका बोलते हैं ना लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील, तो ये भी एक तरह से क्या है, अलॉय है। उसके साथ साथ में है टाइटेनियम, तो इट इज़ एन अलॉय इन स्टील टिपिकली यूज फॉर कार्बन स्टेबलाइजेशन। ठीक है, तो ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। और जहाँ तक इसके एप्लीकेशंस की बात करें तो टाइटेनियम कार्बाइड्स और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में जनरली हम इसका यूज़ करते हैं। तो इस तरह हमने यहाँ पर अलॉयज़ क्या है और कौन कौन से अलॉयज़ को हम स्टील में इन्वॉल्व करते हैं, तो उसके स्टील की प्रॉपर्टी में क्या फ़र्क आता है, तो एप्लीकेशंस के साथ हमने यहाँ पर उसको स्टडी कर लिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। पार्ट सी का 5th नंबर का क्वेश्चन, और चूंकि ये लास्ट क्वेश्चन है पार्ट सी का, अब हम उसको डिस्कस करेंगे। सो क्वेश्चन इस तरह है, डिस्क्राइब द क्लोज साइकिल OTEC सिस्टम विथ अ नेट स्केच। हमें क्लोज साइकिल OTEC सिस्टम को डायग्राम की मदद से एक्सप्लेन करना है, और उसके साथ हाउ इट डिफर्स फ्रॉम ओपन साइकिल OTEC सिस्टम, और उसके बाद हमें ये भी शो करना है कि आपका क्लोज साइकिल OTEC सिस्टम जो है वो ओपन साइकिल OTEC सिस्टम से किस तरह डिफरेंट है। तो अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। सो स्टूडेंट, मैं आपको क्या करूँगा, क्लोज साइकिल OTEC सिस्टम का डायग्राम से उसको तो एक्सप्लेन करूँगा ही, साथ में ओपन साइकिल OTEC सिस्टम को भी डायग्राम से ही एक्सप्लेन करूँगा, और उसके बाद में फिर हम इसका कंपैरिजन या इसका डिफरेंस देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि OTEC सिस्टम एक्चुअल में होता क्या है। तो OTEC सिस्टम का मतलब होता है ऑसिन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। ठीक है, ऑसिन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन, मतलब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसका फुल फॉर्म क्या हो गया, ऑसिन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। अब स्टूडेंट आपको मैं बताना चाहूँगा कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल कई तरह के सोर्स होते हैं। अब उनमें से ही ये एक सोर्स है ऑसिन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन, इसको बोल सकते हो आप रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स का मतलब होता है इसको हम रिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे अर्थ में 71% क्या है, वाटर से कवर्ड है, और उसके बाद 29% क्या है, वो लैंड से कवर्ड है। तो मतलब हमारे पास वाटर की कोई लिमिट का कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है, अनलिमिटेड है वाटर। सो हम क्या करेंगे, जनरली वाटर की अगर बात करें तो वो है हमारा ऑसिन, जैसे कि आप जानते हो समुंदर। अब अगर इसके प्रिंसिपल की बात करें, ओपन साइकिल OTEC सिस्टम या क्लोज साइकिल OTEC सिस्टम, तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि ऑसिन थर्मल एनर्जी कन्वर्जेशन किस प्रिंसिपल पर काम करता है। तो इसका जो प्रिंसिपल है वो बहुत सिंपल है। तो आप देख रहे हो कि ये आपका वाटर है। अब स्टूडेंट एक चीज़ आपको पता है कि मान लो ये आपका सन है और ये आपका वाटर है। ठीक है, तो दो तरह की सरफेस होती है, एक अपर सरफेस हो सकती है और वाटर के नीचे एक लोअर सरफेस हो सकती है। अब लोअर सरफेस आप कितनी डेप्थ में जाते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। अब जैसे कि सन की जो रेज होती है ये अपर सरफेस पे होती है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा होगा, लार्जर टेम्परेचर होगा, और वो टेम्परेचर 30 से लेकर 37 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है समर के टाइम में। ठीक है, और विंटर के टाइम में हो सकता है ये टेम्परेचर कुछ अलग हो सकता है। अब जनरली अगर हम बात करें कि ये एक टेम्परेचर होता है 30 से लेकर 37 डिग्री सेंटीग्रेड अपर सरफेस का टेम्परेचर, और अब हम क्या करते हैं कि इस अपर सरफेस से थोड़ा नीचे जाते हैं, मतलब 300 से लेकर 900 या 1 किलोमीटर तक अगर इसके नीचे जाते हैं, जनरली हम इसमें जो सोर्स यूज़ कर सकते हैं, तो हम 400 से 500 मीटर्स के डिस्टेंस पर डेप्थ में जाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि इसमें जो वाटर का जो टेम्परेचर है वहाँ पर वो टेम्परेचर कितना होता है, वहाँ पर वो टेम्परेचर अराउंड 6 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि द प्रिंसिपल ऑफ OTEC दैट मीन्स ओसिन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन इज दैट कि देयर इज ए टेम्परेचर डिफरेंस वाटर एट द बॉटम ऑफ द सी। ठीक है, वाटर एट द बॉटम ऑफ द सी, मतलब ये जो वाटर का जो टेम्परेचर है ये इसके बॉटम का टेम्परेचर, और उसके साथ एंड वाटर एट द टॉप ऑफ द सी, मतलब टॉप ऑफ द सरफेस और बॉटम ऑफ द सरफेस, इन दोनों के टेम्परेचर डिफरेंस से जो हम एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे उसी एनर्जी का यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास दो साइकिल है, एक है ओपन साइकिल OTEC सिस्टम और एक है हमारे पास क्लोज साइकिल OTEC सिस्टम। अब दोनों में जो प्रिंसिपल है वो किसका यूज करना है, हमें OTEC सिस्टम का यूज करना है। अब जैसे कि आप ओपन साइकिल OTEC सिस्टम में देख पा रहे हो कि
कि ये आपका सी है, जिसको आप बोलोगे सी। अब सी में अपर सरफेस है, उसका टेम्परेचर कितना है 35 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 37 डिग्री सेंटीग्रेड कोई टेम्परेचर हो सकता है। अब उसकी डेप्थ में जाओ, 300 से 400 या 600 की डेप्थ में जाओगे, 600 मीटर की डेप्थ पे, तो यहाँ पर आपको टेम्परेचर अराउंड कुछ मिलता है 6 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 10 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है, 12 डिग्री सेंटीग्रेड भी हो सकता है। तो आप क्या देख रहे हो कि ये जो टेम्परेचर है वार्म वाटर का टेम्परेचर कितना है 35 से लेकर 37, और ये जो आपका डेप्थ में इसका जो टेम्परेचर देखते हो वो कितना दिख रहा है 6 से लेकर 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर आप मैक्सिमम से मैक्सिमम इसका कोल्ड का टेम्परेचर 10 भी मानो और इसका आप मैक्सिमम से मैक्सिमम 37 भी मानो, तो आप देख रहे हो 37 और 10 में कितना डिफरेंस है, टेम्परेचर डिफरेंस है। अब उसी टेम्परेचर डिफरेंस का यूज़ करके हमें यहाँ पर हीट का यूटिलाइज करना है, और हीट का यूटिलाइज करते हुए हमें आगे का जो आप जैसे कि जानते हो कि थर्मल एनर्जी में हीट का यूटिलाइज क्या करते हैं कि हीट से हम स्टीम बनाते हैं, स्टीम से हम टरबाइन चलाते हैं, टरबाइन से फिर हम जनरेटर को रोटेट कराते हैं और जनरेटर से आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो ये ओपन साइकिल सिस्टम में आपको क्या दिखाई दे रहा है कि ये जो साइकिल है पूरी तरह से क्या है ओपन है। अब जैसे कि इसका एक सोर्स यहाँ पे अब पंप का यूज़ करके ये जो वार्म वाटर है यहाँ पर डीरेटर में पहुँचाते हो। अब डीरेटर का मेन काम क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डीरेटर काम क्या करता है। डीरेटर का मेन काम ये होता है, जैसे कि हम जानते हैं कि आपके सी के वाटर में कई तरह की गैसेस डिजॉल्व होती है, कई तरह की इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती है। तो ये पंप के थ्रू जब डीरेटर में जाता है तो डीरेटर्स क्या कर सकता है, इसमें जो भी डिजॉल्व गैसेस है उसको पूरी तरह से क्या कर देता है, रिमूव करके बाहर कर देता है। और दूसरा यहाँ पर एक पंप यूज़ करते हैं, इसको बोलते हैं हम वैक्यूम पंप। तो ये वैक्यूम पंप क्या करता है, इसके अंदर जो गैसेस ऐसी होती है उसको खींच के वैक्यूम करके उसको बाहर निकाल देता है। तो इससे आपका जो वाटर होता है पूरी तरह से क्या होता है, फ्रेश वाटर होता है। अब उस फ्रेश वाटर को हम एवोपरेटर में लाते हैं। अब एवोपरेटर मेन काम क्या करता है, इसकी हीट को एब्जॉर्ब करता है। अब स्वाभाविक है कि ये गर्म वाटर जो आपका यहाँ पे आएगा एवोपरेटर में, तो एवोपरेटर जो मैकेनिकल डिवाइस होता है जो उसको क्या एवोपरेट कर देता है, हीट को एब्जॉर्ब करके इसको जो ये पानी ऑलरेडी क्या था आपका वार्म वाटर था, ये तो ऑलरेडी वार्म वाटर था। अब ये वार्म वाटर जब एवोपरेटर से बाहर निकलेगा तो ये आपकी स्टीम के फॉर्म में आएगा, ठीक है, क्योंकि इसका प्रेशर हो सकता है कम हो, लेकिन ये वार्म वाटर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपके स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। और अब इस सिस्टम का यूटिलाइज हम क्या करेंगे, इसको टरबाइन को रन कराने के लिए इसका यूज़ करेंगे। अब ये स्टीम नोजल के थ्रू टरबाइन के ब्लेड पर स्ट्राइक करेगी, जिससे टरबाइन क्या करेगी, रोटेट करेगी। टरबाइन रोटेट करेगी तो उससे कनेक्टेड होता है आपका, उससे कपल्ड होता है आपका जनरेटर, और जनरेटर से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो ये इसका एक प्रोसेस है। अब इसमें साथ में कि ये जो स्टीम टरबाइन में जाएगी, ये टरबाइन में इन करी और ये टरबाइन से आउट करेगी। तो इस टरबाइन में जो स्टीम आउट करी, तो अब हमारा मेन काम क्या है कि टरबाइन से आउट करने के बाद अब इसको हम कंडेंसर से गुजारेंगे। अब आप स्टूडेंट कंडेंसर का मेन काम क्या होता है कि वो उसके फेस को चेंज कर देता है। अब ये कंडेंसर फेस को चेंज कैसे करेगा, अब हम यहाँ क्या करेंगे, पंप के थ्रू, यहाँ पर हम पंप का यूज़ करेंगे और इस पंप के थ्रू यहाँ से इसके डेप्थ से मतलब 300 से 4 मीटर डेप्थ में हम ये जो कोल्ड वाटर है इसको पंप के थ्रू लाएंगे इस जगह पे कंडेंसर में। तो क्या होगा कि ये जो स्टीम है और ये जो कोल्ड वाटर है जो हम सी से लाते हैं, इन दोनों का मिक्सअप होगा। तो इससे ये कंडेंसर क्या करेगा कि जो स्टीम है, अब ये जो कोल्ड वाटर और स्टीम दोनों का मिक्सअप होगा, तो ये जो आपका जो स्टीम है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। उस वाटर को हम यहाँ पर सी में वापस डिस्चार्ज कर देंगे। लेकिन ये रिसाइकलिंग प्रोसेस नहीं होती, क्योंकि ये यहाँ से गया और वापस समुद्र में इसको हम डिस्चार्ज कर देते हैं। तो इसको आप क्या बोलोगे, ओपन साइकिल ओटीसी सिस्टम। तो हमारा मेन एम क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। तो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए हमको इतना कंपोनेंट का अरेंजमेंट यहाँ पर करना होता है। अब चूंकि ये साइकिल क्या है आपका ओपन साइकिल। अब हमारे जो मेन मुद्दा है हम बात करते हैं क्लोज साइकिल ओटीसी सिस्टम। अब ये क्लोज साइकिल ओटीसी सिस्टम प्रिंसिपल तो आपका सेम ही है, ऑसिन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम। यहाँ पर भी हम सोर्स के लिए किसका यूज़ करते हैं, सी का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ थोड़ी सी अलग है कि ओपन साइकिल में हम क्या करते हैं, खाली इस समुद्र का पानी है वाटर, इसी को यूज़ करते हैं और इसी को हम डिस्चार्ज कर देते हैं सी में। लेकिन यहाँ पर खाली सी के जो वाटर का यूज़ हम ऐसे हीट एक्सचेंजर के फॉर्म में करेंगे। बाकी जो हमारा मेन काम रहेगा वहाँ पर जिसको हमको फ्लो कराना है साइकिल में, वो होगा हमारा रेफ्रिजरेंट। तो रेफ्रिजरेंट क्या हो सकता है, फ्रीऑन का हो सकता है, फ्रीऑन 1-2 हो सकता है, अमोनिया हो सकता है, ब्यूटेन हो सकता है, और भी कुछ रेफ्रिजरेंट हो सकते हैं जो लंबे समय तक ड्यूरेबल रहें। और उसके साथ साथ में हमें ये भी
मतलब ध्यान रखना कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट जो कि रेफ्रिजरेंट ऐसा यूज़ करना इसका बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी कम हो, ठीक है, कि काफ़ी कम टेम्परेचर पे ये मतलब वाटर से स्टीम फॉर्म में फॉर्मेशन उसका इजीली हो जाए, ठीक है। अब आप बात करते हैं, प्रोसेस वही है कि आप यहाँ पर ये जो अपर सरफेस है, ठीक है, अपर सरफेस पे जो टॉप सरफेस इसमें जो वाटर कैसा होगा आपका वार्म वाटर होगा, और इसके 300 टू 400 मीटर डिस्टेंस पर ये वाटर कैसा होगा कोल्ड वाटर होगा, ठीक है। तो ये अपर जो टेम्परेचर है वो कितना होगा मैक्सिमम 37 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसका मैक्सिमम टेम्परेचर लोवेस्ट मतलब कोल्ड वाटर का ये कितना होगा 10 डिग्री। अब अगर मान लो हाईएस्ट माने या लोएस्ट मानो, 6 डिग्री मानो या 10 डिग्री मानो, या तो लोएस्ट इसका 35 और इसका हाईएस्ट कितना 37। तो आप देख रहे हो 37 और 10, तो भी इन दोनों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस तो रहेगा ही रहेगा। अब इस टेम्परेचर डिफरेंस का यूज़ करके सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले ये जो वाटर है आपका कौन सा वाटर, वार्म वाटर, इसको पंप आउट करके हम डायरेक्ट किसमें लाएंगे, हीट एक्सचेंजर में लेके आएंगे। अब ये जो कॉइल्स दिख रही है, ये जो इसमें वाटर जाएगा ये होगा आपका वार्म वाटर। अब उसके साथ साथ में एक कॉइल्स वाला जो पाइप दिख रहा है, अब इसमें क्या होगा, हम जनरली यहाँ पर रेफ्रिजरेंट का फ्लो कराएंगे। अब रेफ्रिजरेंट क्या काम करता है ये तो आपको पता ही है। रेफ्रिजरेंट एक ऐसा सब्सटेंस है जो हीट को एब्जॉर्ब करता है और पूरी साइकिल में वो क्या करता है, कैरी आउट करता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि ये रेफ्रिजरेंट है, ये इस कॉइल इस पाइप में कोई यहाँ पर रेफ्रिजरेंट होगा, और ये क्या है आपका, ये जो आपका सी का वार्म वाटर है यहाँ पे। अब आप क्या देख रहे हो कि सी का वार्म वाटर मीन्स ये गर्म पानी है, और ये जो रेफ्रिजरेंट है इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, काफ़ी कम है। तो ये हीट क्या करेगा, एक दूसरे से एक्सचेंज करेगा, तो यहाँ से हीट एक्सचेंज होगी। तो आप क्या देख रहे हो कि ये जो आपका हॉट वाटर है, ये जो रेफ्रिजरेंट है इसके कांटेक्ट में आएगा, इसमें हीट का एक्सचेंज करेगा, और बाकी जो वाटर है बाहर निकलकर इसको सरफेस वाटर को डिस्चार्ज कहाँ पे कर देंगे, वापस इस पाइपलाइन के थ्रू वापस सी में हम इसको क्या कर देंगे, डिस्चार्ज कर देंगे। अब आप क्या देख रहे हो, क्योंकि रेफ्रिजरेंट का बॉइलिंग पॉइंट तो वैसे ही कम होता है, ठीक है। अब मतलब कम टेम्परेचर में ही बॉयल हो जाता है, ठीक है, मतलब वाटर से वो वेपर फॉर्म में बन जाता है। अब चूंकि ये हीट का ट्रांसफर हो गया है, वैसे इसका टेम्परेचर तो क्या होता है बॉयल मतलब लो टेम्परेचर होता है, लेकिन चूंकि आप इसमें हीट का एक्सचेंज हो गया तो ये तो ईजिली तरीके से ये जो वेपर जो है आपकी जो रेफ्रिजरेंट है वो लिक्विड से मतलब लो प्रेशर लिक्विड से वो तुरंत किस में बन जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा हाई प्रेशर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा या स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसी हाई प्रेशर वेपर से जब इसका कॉम्बिनेशन होगा और ये कॉम्बिनेशन के साथ जब इस टरबाइन पर रन करेगा तो टरबाइन को ये क्या करेगा, रोटेट कराएगा। टरबाइन को रोटेट कराने के बाद कि यहाँ पर ये वेपर इन हुई और उसके बाद में ये वेपर आउट हुई, वेपर बोलो या स्टीम हुई, तो स्टीम इन और ये स्टीम आउट। तो यहाँ पर जो स्टीम का जो फॉर्म है वो वाटर की बजाय क्या होगा, एक रेफ्रिजरेंट का ही फॉर्म होगा। वो इसे टरबाइन को हम क्या करेंगे, रोटेट कराएंगे, और यही आपका जो लिक्विड है रेफ्रिजरेंट लिक्विड, अब ये किस में आएगा, कंडेंसर में आएगा। अब स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि कंडेंसर का यूज़ हम यहाँ पर कैसे करेंगे, तो आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आप जानते हो कि इसके डेप्थ में यहाँ पर इसका टेम्परेचर कितना है 6 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसको पंप आउट करके हम इसको कंडेंसर में लाएंगे। तो आप क्या देखते हो कि ये वेपर और ये लिक्विड दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, उसके साथ ये स्टीम से क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये स्टीम से आपके वाटर में कन्वर्ट मतलब ये स्टीम से मतलब वेपर फॉर्म से ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और वापस पंप आउट करके साइकिल आपके थ्रू आउट चलती रहेगी। तो ये हो गया आपका क्लोज साइकिल ओटीसी सिस्टम। और एक और चीज़ कि जब ये टरबाइन रोटेट करेगी तो उसके साथ साथ में ये इसके साथ कपल्ड क्या रहेगा, जनरेटर, और जनरेटर क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि हमारा मेन काम क्या है, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करना। तो इस तरह ये हो गई आपकी क्लोज साइकिल ओटीसी सिस्टम। अगर मैं बात करूं इसके कि ओपन साइकिल्स ओटीसी सिस्टम से क्लोज साइकिल ओटीसी सिस्टम डिफरेंट कैसे हैं, तो वो इस तरह डिफरेंस है कि ओपन साइकिल में तो आप खाली ये जो सी का जो वाटर होता है वार्म वाटर, उसी का वार्म वाटर और कोल्ड वाटर दोनों का यूज़ करके टेम्परेचर डिफरेंस का यूज़ करके हम स्टीम को यहाँ टरबाइन को यहाँ पे रन कराते हैं और उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। लेकिन उसके साथ में कोई रेफ्रिजरेंट यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है, अलग से। लेकिन यहाँ पर हमें पूरी एक अलग साइकिल के लिए कोई ना कोई रेफ्रिजरेंट यूज़ करना होता है। अब ये फ्रियोन भी हो सकता है, फिर आपका अमोनिया भी हो सकता है, प्रोपेन भी हो सकता है, और भी कुछ दूसरे रेफ्रिजरेंट हो सकते हैं जो पूरी साइकिल में थ्रू आउट लंबे समय तक काम कर सके। तो इस तरह आपका एक क्लोज साइकिल ओटीसी सिस्टम भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। सो स्टूडेंट, इस तरह हमने पार्ट सी के सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर अच्छे से स्टडी कर लिए। सो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चंस सारे आपको अच्छे से क्लियर हो गए हैं। तो पार्ट सी भी आपका कंप्लीट
हो गया है। तो हमने इससे पहले पहले जो वीडियो थे उसमें पार्ट ए को डिस्कस किया था और पार्ट बी को डिस्कस किया था। पार्ट ए में हमने क्या देखा था, ये 10 क्वेश्चन देखे थे, इसको डिस्कस किया था। फिर पार्ट बी में हमने 7 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था और फिर पार्ट सी में अगेन हमने यहाँ पे जो लास्ट के 5 क्वेश्चन है उसको डिस्कस किया है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये यूनिवर्सिटी एग्जाम का जो पेपर आरटीयू का है 2023 सेकंड सेमेस्टर बीटेक, ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। ठीक है, तो स्टूडेंट एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाले नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन बराबर आपको मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।